हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। भैया पहले सेशन में हमने सारे एमसीक्यूज देख लिए थे, जितने भी एमसीक्यूज थे सारे हमने कंप्लीट किए। दूसरा जो चैप्टर नंबर 2 का सेशन था उसमें हमने क्या किया, जितने भी वर्कबुक के 13 क्वेश्चंस थे, 13 ही थे ना? हाँ, सॉरी सॉरी 12 थे। 12 क्वेश्चंस के 12 क्वेश्चंस हमने किए। 13 से अभी हमें देखना है। कुछ होमवर्क्स दिए थे, मुझे पता है आप लोगों ने किए नहीं किए, ये तो श्रद्धा अनुसार है। तो पहला 2 सेशन कंप्लीट हो गया, आज हमारा ये तीसरा है। आर यू गाइज रेडी? पहले ये बताओ कैसे हैं आप लोग, जिंदा हो? चलो गाइस, स्टार्ट करना क्या? स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 13। कितने लोगों ने ईमानदारी ट्राई करके आए कि घर से, कि भैया ने बोला था तो घर से ट्राई करके आते हैं, घर से ट्राई करके आते हैं? कितने लोगों ने ईमानदारी किया है कि बस आ गए मुंह दिखाने, बस आ गए मुंह दिखाने? चलो लीव इट गाइस, लीव इट। चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पहला क्वेश्चन है, बना के दिखा देता हूँ। बाकी एक दो तो होमवर्क आज दूंगा ही, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, कुछ कुछ तो होमवर्क दूंगा। क्योंकि देखो डिमांड फोरकास्टिंग के ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं यार, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो ज्यादा तो होमवर्क नहीं दे सकता, बट कुछ तो दूंगा ही होमवर्क ना। चलो देखते हैं अपन। हमारा एक्स नहीं दिया हुआ है भैया, ईयर्स दिए हुए हैं, एक्स निकालना है। और दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है पता है? दिक्कत कोई आइडेंटिफाई कर पाया? ये इवन नंबर्स दिए हुए हैं, इवन नंबर्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या करना होगा, इसमें हम जीरो लेते ही नहीं है, +1 -1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आ जाओ। 2017, 18, 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है? सेल्स लिख लो। 120, 130, सॉरी सॉरी, वाई लिखने से पहले एक्स तो लिखना होगा ना, एक्स वाई। 120, 130, 135, 140, 150 एंड 165, ठीक है? अब एक्स किस तरीके से लिखना है, किसी को आइडिया है? भैया ये इवन नंबर से, इवन नंबर से तो कहां से, जीरो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। -1 से स्टार्ट करना होगा, फिर 1, फिर सॉरी 3 एंड 5। दो दो छलांग मारते हैं, दो दो छलांग मारते हैं, पहले ही बताया हुआ है, ठीक है? -3, -5, देखो रीजन अभी नहीं बता सकती डिटेल में, ठीक है? यहाँ पे बस अब हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो जितनी जल्दी हम रिवाइज कर ले उतना जल्दी अच्छा है हमारे लिए, ठीक है? एग्जाम से एक दिन पहले रीजन नहीं जानना होता, सब चीज को घुस घुस के अंदर से नहीं खुदेरना रहता है, जितना जानना है उतना। ठीक है चलो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई कोई आइडेंटिफाई करके है? किसी ने निकाला है तो बता दो मुझे, डायरेक्ट वैल्यूज लिखो या फिर मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? चलो, एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा 25, 9, 1, 1, 9 एंड 25, सो आ रहा है 35 एंड 35, 70। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 70। गाइस बोल क्यों नहीं रहे हो सब? चुप एकदम, मौन व्रत क्यों धारण कर लिए कि नहीं? आज मौन व्रत है आप लोगों का तो बोल दो भाई। समीशन ऑफ एक्स, मौन व्रत है, ठीक है? ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। ये तो जीरो ही आएगा, ऑब्वियस सा आंसर है। 120 + 130 + 135 + 140 + 150 + 165, सो 840। समीशन ऑफ वाई, एक्स वाई कर लो। 825। 290 आ रहा समीशन ऑफ एक्स वाई। ये देख लो, यहां तक बनाया था, बनाया था। हाँ हाँ, इसके बाद होमवर्क मिल जाएगा। एक सेकेंड ना, क्या हो गया? स्क्रीन, स्क्रीन तो विजिबल है, स्क्रीन तो विजिबल है। मुझे तो कुछ नहीं, यहाँ तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। वो नालायक हो वो, बहाना भी ऐसा दो जो चले, ठीक है? क्या क्या 5 नेक्स्ट ईयर्स के लिए निकालना है, मतलब 22 तक दिया हुआ है, 23, 24, 25, 26, 27 तक हमें निकालना है। उसके लिए पहले तो हमें ए बी के वैल्यूज जानने होंगे। यहाँ डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे, कौन सा लगाया जाए भैया? कौन सा लगाया जाए? एवरेज वाला, वेरी गुड। सो ए और बी, कौन बताना चाहेगा फॉर्मूला?
अभी जस्ट वर्कबुक में स्टार्टिंग में जो कल हमने जो वर्कबुक के क्वेश्चंस किए थे, सबसे पहला क्वेश्चन वही था भाई, समीशन ऑफ y बाई एन। ठीक है, सेकंड सेकंड समीशन ऑफ एक्स वाई बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था यही था। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, भाई वो बाद में आएगा। ठीक है, समीशन ऑफ y दिया हुआ है 840, n है हमारा 6, n मतलब नंबर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 840 डिवाइडेड बाई 6 कितने हैं, 140 आ रहा है, ए 140 आ रहा है। अच्छा ओके, आंसर्स आए हुए हैं, बहुत लोगों के आंसर्स आए हुए हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं निकाल के। बी कितना आ रहा है, समीशन ऑफ एक्स वाई इज 290, समीशन ऑफ एक्स वाई इज 290, 70, 290 डिवाइडेड बाई 70, सो बी इज आवर 4.142, 4.143 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो आ गया, ए बी का वैल्यूज आ गया। अब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कर सकते हो आप लोग, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करोगे, करो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करो गाइज, क्या कर रहे हो। y कितना, 2023, 2024, 2025, 27, यहीं तक निकालना है 5 ईयर्स का। ए का हमारा वैल्यूज आ चुका है 140 आया ना, राइट, 140 प्लस बी कितना है 4.14 एंड 3। एक्स अब कितना लेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, मेरी एक्स की वैल्यू तो 0 है, आप अपना बताओ। एक्स की वैल्यूज यहाँ 5 था तो 23 में ऑब्वियसली 7 होगा, दो दो नंबर चल रहे हैं, दो दो नंबर चल रहे हैं, ध्यान रखना। 7 लेंगे यहाँ पे, 7 लेंगे, यहाँ पे ऐसे ही 9 लेंगे, यहाँ पे ऐसे ही 11 लेंगे, यहाँ पे ऐसे ही 13 लेंगे, यहाँ ऐसे ही 15 लेंगे। करो करो, बाकी सब तो सेम रहेगा, 140 का 140 रहेगा, 4.143 रहेगा, 140 प्लस 4.1.3। चलो, कोई कैलकुलेट किया है क्या। ओके, आंसर्स आ चुके हैं, 169 लोग बोल रहे हैं पहला का। लेट मी कैलकुलेट इट फर्स्ट। हाँ, 169.001, 169 बोल सकते हैं। चलो, कोई कैलकुलेट किया है तो बता दो, या मैं खुद से कर लूँ। 177.287, ठीक है। लोग निकल चुका है बहुत, 177.288 बोल रहे हैं लोग, ठीक है, 88 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसा बोलो वैसा लिखेंगे, आप जैसा बोलो वैसे लिख लेंगे। ठीक है, बट मेरा 7 आया है, फिर ठीक है चलो। 185, 193, चलो एक और कैलकुलेट करके देखते हैं। 4.143 भाई देखो, यहाँ पे अगर 7 आया, मेरा भी 7 आया, इन लोगों का 8 ये लोग बोल रहे हैं इसीलिए, ठीक है, इन लोगों का दिल रखने के लिए लिख रहा हूँ। अगर गलत होगा तो आप इनको गालियां देना, ठीक है। 185.573, यही है। चलो, 193 लोग बोलना चाह रहे हैं, 193.85, किसी कोई कोई 193 बोल रहे हैं, वो 85 बोल रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट आप लोगों के भरोसे मैं आंसर नहीं लिख सकता, दैट्स द ओनली रीजन। 193.859, चलो इसका कैलकुलेट कर लो। 202.145 आ गया, आ गया, ये सही है क्या, ये सही है क्या, हाँ भैया बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा सही। अरे नालायक, यूनिट्स कौन लिखेगा, यूनिट्स यहाँ कौन लिखेगा, सेल्स इन लैक्स दिया हुआ है ना, तो हमें भी तो यहाँ लैक्स लिखना होगा, इन लैक्स, इन लैक्स, हो गया, बात खत्म। या फिर आप 000 ऐड करते चलो, या इन लैक्स लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पे लैक्स लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यूनिट्स लिखना जरूरी है भैया, यूनिट में नहीं लिखोगे एग्जाम में मार्क्स काट लेंगे। देख लो एक बार, ये क्वेश्चन क्लियर है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 सबको क्लियर है, 13 क्लियर है। आगे चला जाए, आगे चला जाए, एक बार देख लो, कोई भी दिक्कत हो मुझे पूछ ले, नहीं तो आगे चले, होमवर्क क्वेश्चन करवा रहे हो नालायकों। हाँ हाँ, थ्योरी भी आज ही होगा, थ्योरी भी आज ही होगा। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर नहीं है तो ये तो कराना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। दिसंबर 23 का ये क्वेश्चन है, एक बार देख लो। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई निकाल लो। 2 4 6 8 10 20 25 एंड 30,
एक्स वाई निकाल लो, एक्स स्क्वायर पहले निकालो, 4, 16, 36 एंड 64, ठीक है। ये आ गया अपना 100, ये 20, 120, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 120, समीशन ऑफ वाई एंड देन समीशन ऑफ एक्स। थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग चलेगा ऐसे, स्पीड में लिखूँ, ठीक है। एक्स वाई कर लो, 20, 80, 150 एंड 240, समीशन ऑफ एक्स वाई। कैलकुलेट कर दो, 20 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 240, कितना आ रहा, 490, 30, 60, 85। देख लो एक बार, ये देख लो, 490, 490 आ गया, मेरा भी आ गया भाई। आप लोग अकेले नहीं हो जो बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ भाई। चलो अब इसमें तो भैया वही इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो गाइस, अब फॉर्मूला बताओ समीशन ऑफ वाई का एंड समीशन ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ। चलो लेट्स सी कितनों को याद है ये फॉर्मूला। एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता था, ठीक है। एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स वाई का फॉर्मूला ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी बना रहे हो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो गाइस बनाओ बनाओ। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हुए हैं, 85, 4a प्लस 20b, 490 इक्वल टू 20a प्लस 120b, निकाल दो बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। ये 1 है, ये 2 है। एग्जाम में आप नीचे लिखना, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 वी गेट 85 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है, 425 इक्वल टू 20a प्लस 100b, so 490 इक्वल टू 20a प्लस 120b, minus minus minus, so this one cut, minus 490, so minus 65 equal to minus 20, minus minus cancel, b equal to 65 minus 20, कितना आ रहा है, 3.25, बी आया 3.25। अच्छा ए की वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यूज आप 5 लोग बोल रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं, देखते चलो। मतलब कुछ लोग तो हैं जो अच्छे हैं, कुछ लोग हैं इस चैट बॉक्स में जो अच्छे हैं, जो इज्जत से होमवर्क करके आए हैं। लेट्स सी, चलो देखते हैं देखते हैं गाइस, देखते हैं, आ जाओ। अब बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, इसमें आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं 1 में जनरली करता हूँ क्योंकि इजी है, ठीक है, इजी है। सो 485 इक्वल टू 4a प्लस 20 इंटू 3.25, कैलकुलेट कर दो, 4a प्लस 65 टू 20, 5, या a इज 5, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अब इसको रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर दो। रिग्रेशन इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सो y कितना है, y जो भी निकालने रहेगा, a कितना है, 5 प्लस 3.25x, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या था भैया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, पहले तो बोला है रिग्रेशन इक्वेशन में फिट कर दो, हमने रिग्रेशन इक्वेशन में फिट कर दिया। दूसरा बोला मेंटेनेंस कॉस्ट एज ऑफ 10 ईयर, 10वें साल में क्या रहेगा मेंटेनेंस कॉस्ट, निकाल दो। मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल दो 10वें साल में, y इक्वल टू 5 प्लस 3.25 इंटू 10, 10वें साल का मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल रहे हैं। सो 5 प्लस 32.5, 37.5 आ जाएगा। 37.5 कौन से यूनिट्स देख लेना, यूनिट्स देख लेना, कितना 1000 में है तो 1000 में लिख दो, ठीक है। 37,500, 1000 में है तो 1000 में लिख दिया हमने, सिंपल इजी इजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। देखो 37,500 आ गया। उसके बाद क्या बोला है, एज ऑफ कार इन मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है 50,000, 50,000 दिया हुआ है, पूरा 50 नहीं ले सकते हो आप, यहाँ 30 दिया हुआ है तो यहाँ 50 लोगे आप, यहाँ 50 लोगे आप, ठीक है। पूरा 30 नहीं लोगे आप, पूरा 50,000 मत ले लेना। सो वाई की वैल्यू हमारी दी हुई है कितना, 50। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए 5 है, बी 3.25 है, निकाल दो एक्स।
यहाँ हम बी पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, बी का सेकेंड पार्ट 45 इक्वल टू 3.25 एक्स, एक्स इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3.25 कितना आ रहा है 13.85 ईयर्स, 13.85 ईयर्स देख लो 13.85 ईयर्स है क्या? हाँ, इजी इजी लेमन स्क्वीजी। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसका आंसर नहीं दिया हुआ था और ये पीवाई के क्यू का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बना के दिखाया पूरा। ठीक है, ठीक है गाइस, देख लो एक बार। गाइस ये अपना रैंकर्स बुक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं बुक का नाम ये रैंकर्स बुक है, ये आप खरीद सकते हो हमारे, एक सेकेंड ना, हमारे ऐप में जाके लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक मिल जाएगा, आप ले सकते हो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, और जो लोग अभी हैं वो बाद में ऐप से परचेज कर सकते हो, जस्ट 99 रुपीज़ का ई कॉपी है उसका, ई बुक कॉपी। ओके, आपको हार्ड कॉपी के लिए ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट करके प्राइस जानना होगा। ठीक है, चलो लिख लो। हो गया डन। चलो मोस्टली लोगों का बन ही गया होगा, ऑब्वियसली बन जाना चाहिए अब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एमक्यूपी का है, सेम क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है, बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखो 4 6 8 7 10 13, उसका स्क्वायर कर दो, 16 36 49 100 169। ठीक है, चलो यहाँ इसके बाद में निकाल के अगर आप बोलो तो बना के दिखा सकते हो, ये होमवर्क ले लोगे, इजी है, बहुत इजी है, इजी है, बना के ट्राई कर लेना। ठीक है, देखो ये तो हमारा 15 अभी पहला होमवर्क जा रहा है, पहला होमवर्क जा रहा है, आज के क्लास का पहला होमवर्क है 15। ठीक है, 16 सेम है, पीवाई क्यू का क्वेश्चन है, बना देना ही भलाई है क्योंकि आंसर उसका इन डिटेल दिया नहीं है। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, बट इसमें ईयर दिया हुआ है भैया, एक्स नहीं दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। ईयर देना तो पहले आप नोटिस करना ऑड या इवन, 1 2 3 4 5 ऑड है, बच गए बच गए बच गए, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। 2015, 2017, 2019, 2021 एंड 2023 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स वाई निकालो। अब देखो, अब देखो, ये जीरो अगर मान रहे हो तो क्या करोगे, ऊपर वाले को -1 -2, -1 -2 करोगे, बताओ, -2 करेंगे भैया, ऑब्वियसली देखो 18 कहाँ गया बीच का, 18 कहाँ गया बीच का, 18 को -1 दिए, 17 को तब -2 दिए जाके, फिर -4, यहाँ 2 और 4, तब समीशन ऑफ एक्स आ रहा है हमारा 0। ठीक है, अब देखो, आप अगर ऐसे करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि नहीं ऐसा भैया सही बोल रहे थे। लास्ट में अभी आपको लग रहा होगा, चुल मच रही होगी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, सबर करो, सबर करो, आपको पता चल जाएगा कि नहीं अंकित भैया जो है ना सही कह रहे थे, हम ही गलत थे। आ जाओ, वाई निकाल दो, वाई तो दिया है, दे रखा है 54 63, 54 63 69 81 एंड 48, समीशन ऑफ वाई निकाल दो, 54 प्लस 63 प्लस 69 प्लस 81 प्लस 48 कितना आ रहा है 315, समीशन ऑफ आई आ रहा है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर तो निकाल लो, 16 4 0 4 16 20 20, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, बना रहे हो क्या, कोई कोई साथ में बना रहा है, ये बनाया है आपने, कितने लोगों ने ईमानदारी ये बना के आया बता दो, तो फिर उसी अनुसार मैं चलूंगा आगे। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स वाई निकालना होगा फिर से, 54 इंटू 4 -216, 63 इंटू 2 -126, 0 162 192 प्लस 162 प्लस -126 -216, ओ शिट, बस 12 आ रहा है, ये सच में 12 आ रहा है क्या? सच में 12 आ रहा है। चलो चलो निकालो निकालो निकालो, कैलकुलेट करो, कुछ नहीं करना, वही सेम फॉर्मूला ए और बी का, ई समीशन ऑफ वाई बाई एन, और बी का फॉर्मूला किसी को याद है, बी का फॉर्मूला किसी को याद है? याद है गाइस? इतने देर में मैं खुद लिख लूंगा, जितने देर मैं आप लोगों का वेट करूँ उतने देर में खुद लिख लूंगा। 315, एन कितना है, 1 2 3 4 5, 5, सो ए निकल जाएगा हमारा 63, एक्स वाई 12, ये देख लो तो सच में 12 है क्या, एक्स स्क्वायर 40, 12 डिवाइडेड बाई 40, ये तो कुछ अजीब ही नंबर आ रहा है, 0.3 आ रहा है भाई, बी बी 0.3 आ रहा है, ये तो बेइज्जती है बी की।
भैया डायरेक्ट मेथड एग्जाम में ज्यादा आता है, इनडायरेक्ट देखो ये भी इनडायरेक्ट मेथड ही है, मतलब सॉरी ये डायरेक्ट मेथड ही है। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, देखो पीवाईक्यू जून 24 में कुछ भी आ सकता है। मैं ऐसे प्रिडिक्ट कैसे करके आपको बताऊं, प्रिडिक्ट कैसे करूं? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, रिग्रेशन इक्वेशन तो सेम ही रहता है। सो y इक्वल टू 63 प्लस 0.3x आ गया। अब वैल्यूज देख लो क्या क्या निकालने बोला है, क्या क्या निकालने, लीस्ट स्क्वायर एनालाइज स्ट्रेट लाइन वैल्यू वो निकल गया अपना 63। ये क्यों दिया है भैया, ये क्यों दिया हुआ है 63 प्लस, ठीक है ए प्लस बी एक्स निकाल दिया। उसके बाद बोला है कोरिएंडर पाउडर का निकालो 2014 एंड 2028 का। 2014 मतलब इससे एक साल पहले 2014, और 28 मतलब इससे कितना 24 25 26 27 28 5 साल बाद का, 5 साल बाद का निकालना है 2028 का। ठीक है चलो पहले 2014 का निकाल देते हैं, y 2014 का निकाल देते हैं 63 प्लस 0.3। अब x की वैल्यू क्या होगी 2014 में देखना, 2015 में -4 है, 2015 में -4 है, 14 में क्या होगा, 14 में क्या होगा -5, -5 ऑब्वियसली, ऑब्वियसली -5 होगा ना। तो 63 प्लस 0.3 -5 कर दो, 0.15 63 कितना आ रहा है 62.85, 62.85। ओके सॉरी 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 गाइस, यहाँ 1.5 आएगा ना, 1.5 आएगा। सो 61.5, सो 61.5 आ रहा है 2014 का। अब देखो, अब जो लोग बोल रहे थे कि भैया मैं सीधा अगर -1 -2 करता तो आपको 0.5 क्या कैसे कैलकुलेट करते आपको समझ में आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करते आपको समझ में आ रहा है? जो लोग यहाँ बोल रहे थे कि भैया 1 2 क्यों नहीं ले रहे हो, साइड डायरेक्ट 2 और 4 क्यों जंप कर रहे हो इतना, अब समझ में आया आपको? ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, लाख टन लिखना है, लाख पर लाख, टन है ना, टन है, पर लाख टन है। ठीक है चलो अब निकालना है हमें 2028 का, 2028 का। तो ए और बी की तो वैल्यूज सेम ही रहती है हर जगह। एक्स की वैल्यूज क्या होगी, देखो एक्स की वैल्यूज क्या होगी 2024 में होगा 5 6 7 8 9, 24 25 26 27 28, ये रफ में करके देख लेना आप, ये रफ में एग्जाम में नहीं दिखाना है इसको। सो 28 में कौन सा आ रहा है भैया, 9th आ रहा है हमारा। सो 63 प्लस 0.3 और 9th, ठीक है 0.3 इंटू 9 कितना आ रहा है 2.7, सो 65.7 लाख टन इज आवर आंसर। दोनों ईयर का समझ में आया? देखो इतना एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता है, ये अगर नहीं बना तो आपको वहीं पे चुल्लू भर पानी में डूब जाना पड़ेगा। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वहीं पे आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप? कितना इजी है यार, कितना इजी है ये, बनाओ। कितने लोगों ने ईमानदारी ये क्वेश्चन ट्राई भी किया था घर पे? क्योंकि आंसर किसी का नहीं आया, एक भी ऐसा लोग नहीं है जो आंसर्स दिए हों, एक भी ऐसे नहीं है जो आंसर्स दिए हैं ईमानदारी से। बना था पक्का, पक्का बना था, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। 16 हो गया हमारा, 17 में आ जाओ। 17 क्या बोल रहा है? ओके ये तो कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन है, कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है आ जाओ फिर भी देख लेते हैं, एक बार देख लिया जाए। ये आंसर फॉलो मत करना, ये आंसर को तो पहले मिटा दो। चलो 17 में आ जाओ। हाँ ठीक है मैं मान गया, आप लोग सब महान हो, मैं गलत हूं, मैं आप लोग सब महान हो, आप लोग सब महान हस्तियों को प्रणाम है मेरा, हस्तियों को सॉरी, आप सब महान हस्तियों को प्रणाम है। चलो गाइस देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो, अ मैनेजर हैज डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ मशीन्स टू बी परचेज्ड, ही हैज 3 ऑप्शंस। कौन सा मशीन्स लेना है, 2 और 3 मशीन्स। वो बोल रहा है कि मेरे पास 3 ऑप्शन है कि हम मशीन 1 ले, 2 ले, 3 ले। अब वो क्या खरीदेगा, उसका कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा भैया उसके प्रोडक्शन लेवल पे, कि वो कितना प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है कितना प्रोडक्शन करना चाहता है उसके लेवल पे डिपेंड करता है। सो दे रखा है, उसके फिक्स्ड कॉस्ट दे रखे हैं और उसका आउटपुट दे रखा है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, उसका आउटपुट दे रखा है कि अगर आप इतना प्रोडक्शन करोगे तो इतना फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करता है ना आउटपुट वाइज, बट फिक्स्ड कॉस्ट तो एक टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है। सो अगर आप 300 यूनिट तक प्रोड्यूस करोगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 12,000। 301 से 600 तक प्रोड्यूस करोगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 15,000। 601 टू 900 प्रोड्यूस करोगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 21,000। मशीन्स दे रखा है 1 2 3,
देखो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 20, रेवेन्यू दिया हुआ है 50, इससे हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद है क्या आपको? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 50 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा हमारा। 30 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? देखो ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी निकाल लोगे आप लोग, बीपी निकाल लोगे। पहले तो जैसा टेबल दिया हुआ वैसा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है, एनुअल फिक्स कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट बीपी, एंड देन रेंज ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मशीन्स है 1 2 3, 1 2 एंड 3। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000, 15,000 एंड 21,000। बीपी का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा मुझे? बीपी का फॉर्मूला गाइस, बीपी का फॉर्मूला जो बताया उसको मैं सलामी दूंगा, सलामी दूंगा। बीपी का फॉर्मूला पर यूनिट है, सो फिक्स्ड कॉस्ट, बीपी का फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, बीपी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही रहता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पीवीआर तो वो तो डायरेक्ट रहता है ना, पर यूनिट यहां दिया हुआ है ना, पर यूनिट दिया हुआ है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो बाद का आता है, बाद की पार्ट है ना। सो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 12,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपना आ गया है 30। निकालो कितना आ रहा है? 12,000 डिवाइडेड बाय 30। सो बीईपी कितना है? 400 यूनिट्स। यूनिट्स में आता है बीएपी, यहीं पे मैं लिख देता हूं इन यूनिट्स। ये बीएपी मतलब क्या है? देखो जो लोग कॉस्टिंग नहीं पढ़े डायरेक्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, वैसे आपने एमए में पढ़ लिया होगा, फिर भी बता रहा हूँ। बीईपी इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जहां ना ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ना ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसको हम बीपी बोलते हैं। मतलब अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो तो आप अगर 400 यूनिट बनाओगे ना, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा। 400 यूनिट पे 400 से एक कम यूनिट भी बनाए, आप एक कम यूनिट भी बनाए तो आपका नुकसान है। लेकिन इसका रेंज देखो, इसका रेंज क्वेश्चन में दिया है कि हम मैक्सिमम इस रेंज में हम बना सकते हैं 300 यूनिट। बीपी ही हम 400 यूनिट्स पे पहुंच रहे हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हम 400 यूनिट पे पहुंच रहे हैं। रेंज इसका है 300 यूनिट्स। इसको क्यों चूज करोगे आप? आप मैनेजर हो, मान लो मैनेजर हैज टू डिसाइड, आप मैनेजर हो, आपको मैं बोलूंगा कि भाई आपने मेरे को एज ए सीएमए हायर किया, बोला अंकित भैया आप बताओ कि मुझे कौन सा चूज करना है। मैं बोला कि देखो भैया, देखो रवि भाई, रवि भाई देखो, आप 400 यूनिट्स बना, 400 यूनिट्स पे तो आपका बीपी पहुंचेगा, रेंज इसका 300 है, मैक्सिमम कितना बना सकते हैं एक मशीन से हम? 300। बीपी पहुंच कब से रहा है? 400। आप बोलोगे पागल है क्या भाई, क्यों लूंगा मैं ये मशीन, क्यों लूंगा? लॉस कराने के लिए थोड़ी लूंगा। तो पहला मशीन तो यहीं कट हो गया। पहला मशीन आप बोलोगे चली जा बाबुल, मेरी घर से चली जा तू, बाबुल की दुआएं दे दो इसको, ठीक है। दूसरा बोलता है 15,000 डिवाइडेड बाई 30, वही सेम कंट्रीब्यूशन तो हर बार का सेम ही रहेगा ना। सो 15,000 डिवाइडेड बाई 30, ये बीपी का पहुंच रहा है 500 यूनिट्स पे। बीपी का पहुंच रहा है 500 यूनिट्स पे, इस पे हम 301 से 600 तक बना सकते हैं। मतलब 500 पे बीपी मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पहुंच जाएगा, उसके आगे हम जो भी 100 यूनिट्स बनाएंगे उसमें प्रॉफिट है, सो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 100 यूनिट्स आगे प्रॉफिट दे रहा है ना, हमें प्रॉफिट दे रहा है। हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब पहुंच गया? 500 यूनिट्स पे, ये देखो 500 यूनिट्स पे पहुंच गया। उसके बाद हम जो भी बनाएंगे वो मेरे जेब का है, पॉकेट का है, खर्चा है, पॉकेट में रखेंगे ना। ठीक है, आ जाओ थर्ड मशीन का देखते हैं। 30 कितना आ रहा है? 21,000 डिवाइडेड बाई 30, ये आ रहा है 700। और इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 601 टू 900। मतलब देखो ये क्या कहा कि आपका 700 में पहुंच जाएगा, आगे जो भी आप 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाओगे, 800 900 200 यूनिट जितना बनाओगे यहां नहीं हटेगा, पैंट की भी जेब में रखना होगा मुझे, क्योंकि 200 यूनिट्स का प्रॉफिट है ना भाई। सोच रहे हो, खेला देख रहे हो, समझ रहे हो? तो पहला तो पहले ही आउट हो गया। पहला तो बोलो कि नहीं भैया, पहला तो हम रिकमेंड ही नहीं करेंगे आपको। दूसरा और तीसरा कर सकते हो, दूसरे में 100 यूनिट्स का प्रॉफिट है, तीसरे में आप 200 यूनिट्स में प्रॉफिट कमा सकते हो। क्वेश्चन बीईपी बोला था ईच रेंज का निकाल के दे दिए, अभी तक नहीं पूछा है कि आप सजेस्ट करो। आगे पूछा है प्रोजेक्टेड डिमांड इज बिटवीन 600 एंड 650 यूनिट्स, हाउ मेनी मशीन शुड द मैनेजर परचेज। उसका डिमांड पता करके दे दिया आपको, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, रवि भाई जो प्रोडक्ट बना रहे थे जिसके लिए मुझे हायर किया था बताने, उसका डिमांड उन्होंने कहीं से बाहर से फोरकास्ट करा के लाया। बोला कि 6 टू 650 यूनिट से ज्यादा नहीं बिकेगा, 6 टू 650 यूनिट से ज्यादा नहीं बिकेगा। आप बताओ कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा मशीन लेना चाहिए? आप बोलोगे भैया 3 वाला ले लो, 3 वाला ले लो। आप आंख बंद करके बोलोगे अरे भैया 601 टू 900 इसमें फॉल कर रहा है, आंख बंद करके ले लो, यही बोलोगे ना। आप लोग क्या बोलोगे? आपका क्या राय है? आपका क्या राय है?
देखो 3 बोला, इसीलिए आप लोग नहीं अभी तक सीए में बने हो। सीए में बन गए रहते तो आप क्या बोलते? मैं बता रहा हूं, एक सेकंड माइक ठीक करके बताता हूं। चलो आप क्या बोलते? भैया नहीं, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट करो बोलते। ये माइक क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है यार आज? ठीक है चलो, क्या बोलते? आप बोलते भैया कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कब करो? आप एट 600 यूनिट्स पे कैलकुलेट करो, और दूसरा करो 650 यूनिट्स पे। चलो पहले 600 यूनिट्स पे देख लेते हैं, देख लेते हैं अब क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया। अब ठीक है, ठीक है, पहला हम 600 यूनिट्स पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, आप आंख बंद करके लोगों ने थर्ड बोल दिया, लेकिन अभी मैं आपको गलत प्रूफ कर दूंगा, गलत प्रूफ कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन में आपको कैसे समझेगा? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे लिखा रहेगा 600 और 650, या कुछ यूनिट्स रहेगा, या तो आप पहले वाले यूनिट्स उठाओगे या आखिरी। आखिरी, पहला हमने कितना उठाया था? 600, दूसरा हमने उठाया 650 यूनिट्स। 650 यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि देखो 600 इसमें भी है, इसमें भी आ सकता है। आप क्या बोलोगे कि 600 ऊपर में भी है ना? यार स्क्रीन क्या हो रहा है यार। ठीक है, 600 यूनिट्स हम देखते हैं। ठीक है, 600 यूनिट्स में अब देखो प्रॉफिट हम निकालते हैं 600 यूनिट्स पे कितना होगा। पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा था? 30 रुपीज। 30 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा था ना, ऊपर देखा हमने निकाला है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही प्रॉफिट होता है, यही प्रॉफिट होता है पर यूनिट का। इंटू 600 माइनस, इसमें तो हमने वेरिएबल कॉस्ट बस कंसीडर किया, फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस करो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 15,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 600 यूनिट्स पे? 30 इंटू 600 माइनस 15,000, ये हमारा 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, रितिका जी कह रही हैं कि भैया 600 पे सेकंड को ले लो, 650 पे थर्ड को ले लो। ओके ठीक है, ये ठीक है, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। ऐसे बोलना होता है, ऐसे बोलना होता है। अब देखो, अब अगर मैंने सेकंड मशीन पे ये लिया, ठीक है, सेकंड मशीन पे अगर दो मशीन, अगर हम थर्ड वाले पे ले, मतलब तीन मशीन ले, सॉरी, अगर हम तीन मशीन ले, ये सेकंड लिखना, थर्ड, तीन मशीन ले अगर यूज करें, तो प्रॉफिट है 30। यूनिट्स हम कितना बेच रहे हैं? 650 यूनिट्स बेच रहे हैं। 650 यूनिट्स बेच रहे हैं ना, सॉरी सॉरी, इसमें तो 600 यूनिट बेच रहे हैं। 650 अभी निकालेंगे, माइनस 21,000 निकालो। कितना आ रहा है भैया? 3,000 का इसमें नुकसान है। अगर हम 600, मेरा जो डिमांड है, डिमांड क्या बोला? इज बिटवीन 600 एंड 650। मतलब अगर मेरा 600 यूनिट्स डिमांड है ना, तो हम किसको चूज करेंगे? सेकंड वाले को चूज करेंगे, एज इट्स गिव्स प्रॉफिट ऑफ 3,000। हम किसको यूज करेंगे? सेकंड। लेकिन अगर आपका डिमांड 650 है, 650 है, तो ऑब्वियसली आपको किसको चूज करना पड़ेगा? थर्ड वाले को। थर्ड वाले को चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी इसकी 600 तक है ना। अगर आपकी डिमांड 600 से ऊपर चली गई, तो आपके पास तो कैपेसिटी ही नहीं है सेकंड। लेकिन अगर 600 है, तो आपको किसको चूज करना पड़ेगा? सेकंड मशीन को। आप ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख सकते थे, क्योंकि यहां पे कैपेसिटी आ गया था, क्योंकि बीईपी 500 में ही आ गया था। आप अगर ऐसे टेक्निकल टर्म्स में देखो, जिन लोगों ने गेस वर्क किया था, क्योंकि बीपी 500 में आ गया था, उसके बाद जो भी बनाओगे आपका प्रॉफिट आएगा कब तक? 600 तक। इसके आगे तो औकात ही नहीं है हमारी। ठीक है, तो 600 यूनिट्स में हम कौन सा मशीन चूज करेंगे? सेकंड। दो मशीन। और अगर 650 यूनिट्स मतलब 600 के ऊपर जो भी आता है, उसमें कौन सा चूज करेंगे? थर्ड वाला चूज करेंगे। ठीक है, आप ऐसे, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, सो इसका डिसीजन फाइनल लिख दो, डिसीजन फाइनल लिख दो। एट 600 यूनिट्स किसको चूज करेंगे भैया? हम टू मशीन चूज करेंगे। एंड एट 650 यूनिट्स हम किसको चूज करेंगे? थ्री मशीन चूज करेंगे। देखो ऐसे बनता है, ऐसा एक क्वेश्चन हम क्लास में भी किए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन है, याद हो आपको तो। ठीक है, क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्लियर है तो बोलो आगे चल सकते हैं। क्लियर है तो बोलो आगे चल सकते हैं। बोलो गाइस। क्लियर क्लियर क्लियर। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि 600 और 650 निकालना है? 600 और 650 दोनों ही दे रखा है, तो आप किसका निकालोगे? बीच में 625 का भी निकालोगे, निकाल के देख लो, थर्ड मशीन ही आएगा। क्योंकि कैपेसिटी जब इसका 600 है, तो आप क्यों आगे जाना है आपको? जब आपके पास कैपेसिटी दिन में 24 घंटे का है, आपको 24 घंटे का काम ऑलरेडी मिल चुका है, आप क्यों एक्स्ट्रा काम मांगोगे? ऑब्वियस सी बात है ना, 24 घंटे पास है आपके पास, 8 घंटे सोने के, फिर 16 घंटे जो रिमेनिंग बचे उसके। अब आपको कोई बोल दे कि मुझे और 26 घंटे का काम है, तो आप बोलोगे मेरे पास तो कैपेसिटी 600 का है, तो इससे ज्यादा मैं काम कैसे करूंगा? इससे ज्यादा मैं प्रोडक्शन कैसे करके दूंगा? तो ऑब्वियसली 600 तक तो सेकंड मशीन ही आना था, उसके बाद 650 तक का थर्ड मशीन आएगा, ऑब्वियसली। ठीक है ना? ठीक है, ये जब क्वेश्चन में कैलकुलेट करके ऐसे दिखा देना, ऐसे डायरेक्ट डिसीजन पे मत आ जाना कि ना मैं तो डायरेक्ट डिसीजन पे आ गया। मान लो यहां पे ज्यादा प्रॉफिट आ जाता तो
इसीलिए, ठीक है। ये तो थ्योरी में हमने कवर कर रखा है। थ्योरी वाला इसके बाद आपको एक मर्ज करके एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। मतलब आप लोगों के लिए तो लाइव ही होगा ऑब्वियसली, इसके बाद रिकॉर्डेड वाले को बोल रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों के लिए तो एक अलग से लेक्चर ही होगा, रिकॉर्डेड वालों के लिए बोल रहा हूँ आपको एक अलग से मर्ज करके मिलेगा लेक्चर इसमें से, ठीक है। छोटा सा है, आधे घंटे का वीडियो है, देख लेना, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड वालों, ये थ्योरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 सेम है भैया, सेम है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है, सेम इक्वेशन में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या इसको हम बाद के लिए रख सकते हैं? बोलो बोलो गाइस, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। चलो ये दूसरा आज का होमवर्क हो गया हमारा, दूसरा होमवर्क हो गया। बना के आंसर मैच, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करा रहा हूं तो आप लोग किए नहीं, कर लेना प्लीज यार, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है आपके लिए, आपके लिए 2 ही क्वेश्चन दिया हूं इस चैप्टर में अभी तक प्रैक्टिस के लिए। ये थ्योरी है, बाद में कर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 में। ऐसा क्वेश्चन एक मॉड्यूल में था बट उसको डिफरेंट टाइप से अभी हम करके देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप से करके देखेंगे। आ जाओ। प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या है कि खुद से प्रैक्टिस करो। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पहुंच चुका हूं, अभी तक 2 क्वेश्चन नहीं दिया हूं, इसमें भी रोना नहीं है, रोना नहीं है भाई, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे यार। सब मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, मेरे कॉन्सेप्ट बुक के भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, यहाँ के भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सब मैं ही करा रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो जीवन में? बोलो। ठीक है गाइस, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओए ओए ओए, चले आगे बढ़े पाजी, क्या हाल है? आ जाओ। इसका आंसर मत देखो, इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, इतना एग्जाम में आप नहीं कर सकते, इतना आप एग्जाम में नहीं कर सकते, इसका मैं आपको एक अभी शॉर्टकट तरीका दूंगा, ठीक है। आप देख के बोलोगे, खुश हो जाओगे, आप देख के खुश हो। ऐसा मैं अभी एक पहले बता चुका हूं, अभी वर्कबुक में, कल वाले के लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं अभी एक बार और आपको बताऊंगा, एक बार और आपको बताता हूं, थोड़ा और जीवन में खुशियां ले लो। चलो, क्या बोला है? अ कंपनी प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर अ हाउस होल्ड कुकिंग रेंज हैज टू डिसाइड अ लोकेशन ऑफ प्लांट, 3 लोकेशन आर बीइंग कंसिडर्ड, लखनऊ, जामनगर, पायमपल्ली, ठीक है। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 लोकेशन, भाई ये नाम ही गजब है, पयमपल्ली कहाँ है भाई? ये साउथ की तरफ का है क्या? ठीक है, मैं नाम भी सही ले रहा हूँ कि नहीं नहीं पता भाई, बुरा मत ले लेना, पहली बार नाम सुना है सच में, ठीक है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, चलो फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं, अभी काम आएगा। लखनऊ का है 40, जामनगर का है 45 एंड पयमपल्ली का है 35। पयमपल्ली यही नाम है क्या? नाम क्या है गाइस इसका, बताओ तो सच में। ये मुझे साउथ का है, इतना तो लग रहा है, इतना तो मुझे लग चुका है, फील आ चुका है साउथ का है ये नाम। चलो, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 400, वेरिएबल कॉस्ट है 400, 250 एंड 300, ठीक है। वो टेबल याद है, मैंने आपको एक लाइन खींच के बताया था कि इस साइड लेफ्ट साइड जितने भी रहते हैं उसका फिक्स्ड कॉस्ट कम, राइट साइड रहते हैं उसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा चूज करते, पिछले क्लास में बताया था। पिछले क्लास में कितनों को याद है ये बात? नहीं याद है भैया, जाने दो, कल की बात क्या करते हो, आज की बात करो, आज में जीते हम लोग। नालायकों। नालायकों, क्या फॉर्मूला लगेगा भैया? चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो दो दो स्टेट उठाते हैं, दो दो स्टेट, अरे रांची जमशेदपुर वाला क्वेश्चन यार, रांची जमशेद, रांची धनबाद और क्या पटना वाला क्वेश्चन था। नालायकों, बोल रहे याद ही नहीं है, देखो ऐसे ऐसे पलट जाते हो ना तो मुझे दुख होता है, इतना समझाया था यार कल। ये क्या है, ये क्या है? 3 लोकेशन था, पटना, रांची, धनबाद, ये बताया था नहीं कि इधर जितना इस साइड मूव करेगा उतना फिक्स्ड कॉस्ट कम, उस साइड मूव करेगा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा। ये क्या है, क्या है? देखो ना, आंख खोल के देखोगे तब तो दिखेगा। बोलते हो नहीं पढ़ाया था, नहीं नहीं आपने नहीं पढ़ाया था, रिवाइज नहीं करना है, ये नहीं है, रिवाइज नहीं किया ये नहीं बोलना है, अभी तो 1 महीना एग्जाम में आराम से कर लेंगे। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। स्क्रीन अटक गया, रुक जाए थोड़ा सा प्लीज, रुक जाए थोड़ा सा प्लीज, रुक जाए। चलो, हाँ, लैग कर जाता है स्क्रीन थोड़ा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चेंज इन वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स पहले हम कौन सा 2 स्टेट लेते हैं? लखनऊ एंड जामनगर ले ले। सो पहला हम लेते हैं लखनऊ एंड जामनगर, ठीक है। शॉर्टकट लिख रहा हूं, एग्जाम में पूरा लिख के आना, लखनऊ एंड जामनगर, एलजे लिख के आ जाओगे, एग्जामिनर बोलेगा क्या है, क्या है भैया, यहाँ कुछ पार्टी वार्टी चल रही थी क्या जो आपने ऐसे ही लिख के आ गए? लखनऊ और जामनगर देखना, क्या बोला है? लखनऊ का फिक्स्ड कॉस्ट है 40 और जामनगर का है 45, मतलब चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट है इज 5 लाख एंड चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है 150। देखो, ठीक है, माइनस की वैल्यूज यहां नहीं लेते, अब मत बोलना कि भैया माइनस में आ रहा है, वैसा नहीं लेते, डायरेक्ट ऐसे लेते वैल्यूज, ठीक है। अभी बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं, डायरेक्ट ऐसे वैल्यूज लिख लेना एग्जाम में, 150।
कितना आ रहा है भैया? 3334, सॉरी 33, ठीक है, यूनिट्स। इतने ही यूनिट्स आ रहे हैं। लखनऊ जामनगर को मिला के हमारा कितना आ रहा है? चेंज इन वेरिएबल को, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, 3333 यूनिट्स। फिर दूसरा लेते हैं जामनगर एंड पैमपल्ली जी लेते हैं। जामनगर एंड, इसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 45 35 10 एंड 50, 10 lakhs एंड 50, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज 50, ठीक है, 10 lakhs डिवाइडेड बाई 50, सो इट्स 20,000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद बचा हमारा क्या? देखो, बचा हमारा लखनऊ एंड पैमपल्ली। लखनऊ एंड पैमपल्ली जी बच गए हमारे। लखनऊ एंड पैम, शिट यार, इतना लैग क्यों कर रहा है मेरे स्क्रीन? कितना है? लखनऊ 40 35 5 एंड 100, 5 lakhs यहाँ एंड 100 इज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। ये डेल्टा का मतलब समझते हो ना? इसका मतलब समझते हो ना? चेंज होता है, चेंज होता है इसका मतलब। 5 lakhs डिवाइडेड बाई 100 कितना आया? 5000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स, इतना ही है, इतना ही है। देखो ना गाइस, एक बार देख लो, देख लो प्लीज, देख लो प्लीज, देख लो। 15,000 किसका आ गया भाई? 15,000 कहां से आ गया? चेक करने दो एक बार। 5 lakhs, इन दोनों में 5 lakhs एंड 100, नहीं 15,000 तो किसी का नहीं आ रहा है। ये सही है, मेरा तो सही आया है, मैं तो सही आया है। आप कैसे बना रहे हो आई डोंट नो। ये टेबल मैंने बनाया था जिसमें हम सारी यूनिट्स लिखते हैं। एंड 20,000 यूनिट्स। भैया लेफ्ट साइड जितना फिक्स्ड कॉस्ट कम रहेगा उतना, और राइट साइड जितना फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहेगा उतना, ठीक है। चलो पहले देखते हैं 3,300 यूनिट्स कौन कौन था। लखनऊ एंड जामनगर, लखनऊ एंड जामनगर भाई साहब थे। लखनऊ एंड जामनगर में देखो फिक्स्ड कॉस्ट किसका सबसे कम है? लखनऊ का कम है, लखनऊ का कम है। सो पहला अपना पॉइंट ऑफ व्यू आता है क्या? 0 से लेके 3,333 यूनिट्स तक अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या, कौन सा लोकेशन सुटेबल होगा? लखनऊ। लखनऊ अदब से मुस्कुराएंगे, अदब से हराएंगे, ठीक है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, ठीक है, अदब से हराएंगे, ठीक है। पहला लोकेशन फिक्स हो गया भैया। सेकंड अभी करते नहीं है, आ जाते हैं थर्ड में। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन से मैं कुछ सीख मिल के आया कि सेकंड अभी नहीं छूते, थर्ड छूते डायरेक्ट, ठीक है। सो अबव 20,000 है, अबव 20,000, इस साइड मूव कर रहा है तो अबव 20,000 के बाद ही होगा ना। अबव 20,000 में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा, पहले तो देखना है 20,000 में शामिल कौन कौन थे। जामनगर थे एंड पैमपल्ली जी थे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा किसका है? जामनगर का है, जामनगर का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, सो यहां जामनगर लिखेंगे। जामनगर गुजरात में है ना ये, ठीक है, जामनगर, ठीक है, ठीक है। अब बच गया क्या? अपना वही पैमपल्ली जी, 3,333 यूनिट से लेके, ठीक है, अपना 5,000 यूनिट्स तक पयम, ठीक है गाइस। एक बार देख लो यहां तक, यहां तक सबको क्लियर है तो पूछो। यहां तक क्लियर है सबको? लिख लिया गाइस? समझा समझा समझा? हाँ, ये डाउट आ सकता है, ये डाउट आ सकता है कि भैया 3,000 से लेके 5,000 तक आपने बोला कि हमारा पैमपल्ली को चल गया, पैमपल्ली जी को चला गया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि यहाँ अबव 20,000, सो कुछ नहीं, यूनिट्स को एक्सटेंड कर देंगे। ये डाउट आ सकता था आपको। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये है तो अब यहाँ से यहाँ तक कुछ निकालने का हमारे पास बाइफर्केशन ही नहीं है, सो हम डायरेक्ट उसको एक्सटेंड कर देंगे। हाँ कर सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अब दे दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? देखो वर्कबुक में दिया था वाला ठीक था, वो प्रॉपर था, अभी इसमें आया नहीं तो अब मैं क्या करूँ? ठीक है, क्या बोला है देखो, विच वन, एनुअल रेंज निकाल दिया हमने तीनों का, ठीक है। विच वन ऑफ द थ्री लोकेशन इज बेस्ट लोकेशन? 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सा होगा? ऑब्वियसली यही होगा, ऑब्वियसली यही होगा, पैमपल्ली, ठीक है। सही है, सही है। ऑब्वियसली 12,000 इसके अंडर ही फॉल कर रहा है ना। 12,000 किसके अंडर फॉल कर रहा है? ऑब्वियसली सेकंड वाले के अंडर फॉल कर रहा है। कर सकते क्या ऐसा? अब कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली अब कुछ दिया ही नहीं है दूसरा तो हम क्या करें? अब बताओ, आप बताओ, मैं कुछ कर सकता है यहाँ पे? नहीं कर सकता। तो जब दूसरा दिया नहीं है तो उसको एक्सटेंड करके लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आया? ये इजी तरीका था, ये इजी तरीका था, ठीक है। अगर ये एक बार लिख लो, उसके बाद मैं बुक का तरीका दिखाता हूँ। बुक का तरीका भी गलत नहीं है, बट ठीक है, एक बार ये लिख लो आप।
समझ में आया ना आपको? बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। समझ में आ गया तो फिर क्या है? समझ में आ गया तो लाइफ जींगा लाला। 22,000 रहता तो जामनगर रहता, क्योंकि अब 20,000 तो जामनगर ही रहेगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अब देखो, अब बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर। देखो बुक में क्या दिया हुआ है, देखो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है हमारा बुक में। इतने यूनिट्स आइडेंटिफाई करके हमने क्लास में ये वाला मेथड किया था, अगर आपको याद हो तो, पूरा बुक वाला। अगर आपको याद है तो हमने जो क्लास में जो सॉल्व किया है वो पूरा ऐसे सॉल्व किया था, याद है आपको? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के लोकेशन, बट ये टाइम टेकन है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप इतना नहीं कर सकते, इतना आप झमेला लगा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है आपको? ठीक है, अब ये कॉस्ट दिया हुआ है 12,000 यूनिट्स का, 12,000 यूनिट्स का कॉस्ट देख लो। सबसे कम कॉस्ट किस में लग रहा है? पैमपल्ली में लग रहा है। ठीक है, कॉस्ट नहीं पूछा था, बस पूछा था लोकेशन 12,000 के लिए क्या है। हमने भी जो निकाला था उसमें भी देखोगे 12,000 यूनिट में हमने भी पैमपल्ली को ही सिलेक्ट किया था। ठीक है, देखो विच वन ऑफ द थ्री लोकेशन इज बेस्ट लोकेशन एट प्रोडक्शन सेल्स वॉल्यूम ऑफ 12,000, बस पूछा है कि कौन सा बेस्ट लोकेशन है। हमने बता दिया था सेम चीज। ठीक है, सेम चीज हमने बता दी थी। सो वही सेम चीज है, इन्होंने पूरा कॉस्ट लिख के दिखा दिया, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, विच विल बी सस्टेनेटेड बाय द फॉलोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, इन्होंने पूरा प्रूफ करके दे दिया। हम ऐसे भी निकाले तो एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये अपन थ्योरी में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 सेम वही है, एक्स वाई। अब एक्स वाई वाला क्वेश्चन बनाना भी है क्या? अब बनाना भी चाहिए क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं लगता बनाना चाहिए। ठीक है, बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका आंसर प्रॉपर वैसे अच्छे तरीके से दे रखा है, आप देख लेना। 24 हो गया हमारा थ्योरी में, 25 सेम वही एक्स वाई वाला क्वेश्चन है यार, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग का, सॉरी एक्स वाई बोल रहा हूँ, डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 26 वाला क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा तगड़ा, थोड़ा तगड़ा मतलब इससे भी पहले कर चुके हैं, लेकिन ये पीवाई क्यू का क्वेश्चन इसलिए मैं करवाऊंगा। कहाँ किए हुए हैं भैया, मैं अगर आपको दिखा दूं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन किया, उसमें कैपेसिटी क्वेश्चन का परसेंटेज 20 था। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना। ये देखो, जानी दुश्मन, जानी दुश्मन क्वेश्चन नंबर 5 सेम पीवाई क्यू में पूछ दिया था, सेम पीवाई क्यू जून 25 में पूछा था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है ना, तो एक बार ये ट्राई करो, एक बार ये ट्राई करो आप, मैं 2 मिनट देता हूं आपको, आप एक बार ये ट्राई करके देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 25 तो होमवर्क है, 26 एक बार ट्राई करो, रॉम्प लिमिटेड, एक बार ट्राई करके देखो, 2 मिनट देता हूं मैं आपको, करोगे ट्राई? ईमानदारी से ट्राई करना। सेम देखो, वही सारी चीजें दी हुई है, सारी चीजें सेम टू सेम दी हुई है, एक बार ट्राई करके देखो, बनता नहीं बनता देखा जाए बाद में। कर रहे हो ट्राई? कर रहे हो? इसको तो पहले छिपा देता हूँ, आंसर छिपा देता हूँ। चलो गाइज, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ साथ। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, दो मॉडल्स ऑफ कलर टीवी वो बेच रहे हैं, कौन कौन से जो मॉडल्स का नाम है। ठीक है, साइज, कलर्स एंड कंपोनेंट कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल कलर टीवी आर प्रोड्यूस लॉट्स इन 100। ठीक है, 100 के लॉट में हम बेच रहे हैं। द प्रोजेक्ट डिमांडेड लॉट साइज एंड टाइम स्टैंडर्ड, सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, फैक्ट्री कितने घंटे चल रहा है? द फैक्ट्री करेंटली वर्क्स एट 3 शिफ्ट्स 8 hours a day 5 days a week and 50 weeks a year। मतलब टोटल अवेलेबल टाइम मेरा निकल जाएगा क्या इससे? टोटल अवेलेबल टाइम मेरा इससे निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा? कैलकुलेट करो, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, 8 hour का 8 डे है, 5 दिन हफ्ते में काम चलता है, और 50 वीक्स ऐसे हैं। सो 3 into 8 into 5 into 50, टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 6,000 आवर्स मेरे अवेलेबल हैं टोटल। सेम वही निकालना है, देखो हाउ मेनी वर्क स्टेशन, मतलब नंबर ऑफ मशीन्स निकालना है। नंबर ऑफ मशीन्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड बाई अवेलेबल, रिक्वायर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई अवेलेबल आवर्स। सिंपल है, वही क्वेश्चन है। वहां कैपेसिटी क्वेश्चन 20% था, यहाँ 19% है। वहां 5 मशीन्स पहले से दिए हुए थे, यहाँ 100 वर्क स्टेशन है। मशीन्स वर्क स्टेशन सेम होते, कुछ उतना लोड नहीं लेना। ठीक है, आ जाओ, क्या बोला है? टोटल अवेलेबल आवर्स निकल गया, अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड आवर्स। टोटल रिक्वायर्ड आवर्स कितने हैं, कितने मुझे प्रोडक्शन करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड आवर्स हैं? टोटल रिक्वायर्ड आवर्स टू प्रोडक्शन,
फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, आ जाओ रिक्वायर्ड आवर्स निकालते हैं। कोई मदद करना चाहेगा? कितने कलर्स टीवी है भैया? 600 यूनिट्स हैं। 600 यूनिट्स हैं। एक यूनिट को बनाने में 20 घंटे का समय लगता है। पहले है ना, पहला मॉडल मैं निकलू 2M3 मॉडल। ठीक है, मॉडल 2M3 का पहले निकालते 6000 यूनिट्स बनाने हैं। एक मॉडल को बनाने में 20 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, प्लस प्लस उसका सेटअप टाइम भी तो लेंगे। सेटअप टाइम लोगे ना? सेटअप टाइम लोगे कि नहीं लोगे? सेटअप टाइम कितना है देखो, 600 यूनिट्स बनाने हैं। एक लॉट साइज में हम 100 यूनिट्स बना लेते हैं। देखो 6000 यूनिट्स बनाने हैं, इसको ध्यान से देखना, ये वाला कैलकुलेशन ध्यान से देखना। 6000 यूनिट्स टोटल मेरा डिमांड है, उतने बनाने होंगे। एक लॉट में हम कितना बनाते हैं? 100 यूनिट्स बनाते हैं एक लॉट में। एक लॉट का चार्ज कितना है? 2 घंटे का। सेटअप टाइम है 2 आवर्स का। 2 आवर्स का टाइम है। देखो समझ में आया? पहले तो हमने कॉस्ट लिखा, इसमें तो हमने कॉस्ट लिखा कि इतना स्टैंडर्ड टाइम लगा, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम लिखा इतना, स्टैंडर्ड टाइम इतना लगेगा, और ये सेटअप टाइम का है, ये सेटअप टाइम का है। ठीक है, तो 6000 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है हमारा? 1,20,000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, कितना आ रहा है? 120। ओ भाई साहब, ये तो आ गया 120 120 120 120 आ गया ये तो। ये आया? ट्राई करके देख रहे हैं, थोड़ा वेट कर लो। ओके ओके ओके, चलो इतना तक तो आ गया होगा, इतना तक तो बना होगा ना? यहां तक क्लियर है सबको? टोटल रिक्वायर्ड आवर्स किसका निकला? इस मॉडल का निकला। सेम टू सेम चीजें हमें कौन से मॉडल के लिए करनी है? सेम टू सेम चीजें हमें कौन से मॉडल के लिए करनी है? M3 M3SP4 M3SP4 सेम यही मॉडल है। इसका देखो कितना घंटे, 12,000 यूनिट्स डिमांड है, मतलब 12,000 यूनिट्स डिमांड है। प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 40, मतलब एक यूनिट को बनाने में 40 मिनट लगेगा, तो 12,000 यूनिट को बनाने में कितना मतलब घंटे लगेंगे? 40 घंटे लगेंगे, सॉरी मिनट्स में नहीं, आवर्स में। ठीक है, सेटअप टाइम सेम वैसे ही करेंगे। सेटअप टाइम कितना है? 12,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3। सो 12,000 यूनिट्स 100 इंटू 3। ये कैलकुलेशन समझ में आया? स्टैंडर्ड टाइम प्लस सेटअप टाइम का। सो 12,000 इंटू 40 कितना आ रहा है? 4,80,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3, कितना आ रहा है? 360। सो 480 360 प्लस 120 120, कितना आ रहा है टोटल? इन दोनों को मिला के रिक्वायर्ड आवर्स कितने आ रहे हैं टोटल? 600,480 आवर्स रिक्वायर्ड है। इन दोनों को टोटल मिला के देखो, टोटल एक बार करके देखो, इतना आ रहा क्या? इतना आ रहा क्या? रिक्वायर्ड आवर्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन का फॉर्मूला लगा लो आप। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन का फॉर्मूला सेम वही जो नंबर ऑफ मशीन्स का फॉर्मूला रहता है। रिक्वायर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई अवेलेबल आवर्स, क्या होगा? 600,480। ये देख लो एक बार, कैलकुलेट कर लो अवेलेबल आवर्स मेरे कितने हैं। अच्छा, इसमें कैपेसिटी कुशन हमने माइनस नहीं किया है। ठीक है, इसमें हम माइनस क्या करेंगे? देखो इतना तो मेरा पास अवेलेबल आवर्स है, इसमें हमें कुशन रखना है कि थोड़ा कुशन आइडल टाइम देना होगा ना, थोड़ा इंप्लॉय कुछ थोड़ा मोड़ा तो खाएगा ना, थोड़ा मोड़ा तो कुछ करेगा। ठीक है, तो उसका लिए कुशन देना होगा। सो कैपेसिटी कुशन को लेस करते हैं, आइडल टाइम भी अगर दिया रहता है उसको भी लेस करते। ठीक है, आ जाओ लेस करो, लेस करो, कितना आ गया? 6,000 माइनस कितना है? 19% दिया हुआ है ना कैपेसिटी कुशन, माइनस 19%, कितना आ रहा है? 4860 आ रहा है। ठीक है, आर्स कितना है? 1140 कैपेसिटी कुशन देना होगा मुझे। ठीक है, तो आर्स इतने अवेलेबल आर्स हो जाएंगे, टोटल अवेलेबल आर्स 4860 मेरे टोटल अवेलेबल आर्स हैं। 4860, सो 6,04,80 डिवाइडेड बाई 4860, तो हमें टोटल मशीन्स वर्क स्टेशन कितने चाहिए होंगे? 123.5, सो 124। 124 वर्क स्टेशन मुझे चाहिए है भैया। है मेरे पास ऑलरेडी, कितना है हमारे पास? है भी, है भी, कितना है हमारे पास? देखो हमारे पास 100 पहले से है, मैंने अंडरलाइन किया था। ठीक है, अंडरलाइन किया था। देखो पहला तो बोला कितने वर्क स्टेशन चाहिए होंगे रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेक्टेड डिमांड। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर दिया 124 वर्क स्टेशन चाहिए होंगे। उसके बाद बोला एडिशनल वर्क स्टेशन कितने चाहिए होंगे? एडिशनल, सो यहाँ लिखो एडिशनल वर्क स्टेशन कितने चाहिए होंगे? 124 माइनस मेरे पास पहले से 100 है, सो 24 वर्क स्टेशन मुझे अभी भी चाहिए।
मुझे 24 वर्क स्टेशन चाहिए। इजी इजी 11 क्विज समझ में आया तो लाइक ठोको ना यार, क्यों नहीं ठोक रहे हो? ठोको लाइक। समझ में आया क्या? बन गया बन गया। हेलो, चलो गाइस, हो गया हो गया हो गया। कहां कौन कौन सा नंबर यूज कर लिया, हो गया कि नहीं? मजा आया कि नहीं यार? हो गया, क्लास खत्म। अरे भैया क्लास खत्म, हाँ क्लास खत्म। क्लास खत्म, देख लो अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। सॉरी हाँ, ये तो इसमें खुल गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अच्छा 27 देखो, 27 ना सेम टू सेम है मॉड्यूल का, मतलब सॉरी जो हमारा कॉन्सेप्ट बुक का क्वेश्चन है, ये सेम हमने कॉन्सेप्ट बुक में कराया था, ये फॉर्मूला से बना था। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, जितने लोग हमारे पास प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट है, ये सेम ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर देख लो। देखो क्या बोला है, पहले हमें निकालना है ईओ क्यू। ठीक है, ईओ क्यू निकाल लेंगे। 1402 यूनिट्स पहला है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, आ जाओ। मैक्सिमम लेवल देखो 1402, मिनिमम लेवल 900 एंड ये 1600। ठीक है, ये सब सेम चीजें निकल जाएगी। ईओ क्यू निकाल लेते हैं, चलो ईओ क्यू आपके सामने निकाल लेते हैं। ईओ क्यू निकालना है। ईओ क्यू निकालने के लिए हमें एनुअल डिमांड नहीं दिया हुआ है, देखो एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, बट हमें एनुअल डिमांड निकालना पड़ता है, एनुअल रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ती है। यहाँ एनुअल मार्केट डिमांड है, इसको मत लेके कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, कॉस्टिंग में पता है ना कहां कहां से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे तो लेंगे किसको भैया, नॉर्मल इंगेज को लेंगे 100, और वीक्स को ले लेंगे। वीक्स कितने हैं हमारे पास टोटल, पर वीक है तो ईयरली ले लो। सो 5200 आ जाएगा हमारा डिमांड। ठीक है, 52 इंटू 2, एनुअल डिमांड आया 5200। पता है ना कैसे लिए, नॉर्मल यूजेस इंटू 52, साल में 52 वीक्स लेते हैं, इंटू किससे कर देंगे भैया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो कैरिंग कॉस्ट है हमारा, कॉस्ट ऑफ ट्यूब से 500, इसका कॉस्ट है 20%। सो इसमें 100 लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करो, 5200 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। सो आ रहा है 101.98 यूनिट्स, 101.98 मतलब 102 यूनिट्स बेसिकली मान के चल लो। ईओ क्यू हमारा आ गया, ईओ क्यू आ गया। अब देखो जो लोग पूछ रहे हैं, नॉर्मल यूजेज रेट पर वीक इंटू 52। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा सब क्वेश्चन में दे रखा है, 102 यूनिट्स आ गया। ठीक है, इसके बाद जो भी है मैक्सिमम मिनिमम सेम वैसे ही है। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये देखो। ये फॉर्मूला अगर आपके पास नहीं होगा तो लिख के रख लो, मैं 2 मिनट फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। जो लोग यूट्यूब की जनता के लिए है ये बस, ओके। बाकी लोगों को मैंने क्लास में लिखवा दिया है, बाकी लोगों को लिखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो सेम है, नंबर्स भी सेम है, इसीलिए इसको सॉल्व कराने में एफर्ट डालना कुछ मन नहीं कर रहा। ठीक है, सेम सब कुछ सेम है, बस एक बार देख लो आप। देखो मैक्सिमम रीऑर्डर प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, सेम वैसी वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। जो लोगों के पास नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, सब इसको सॉल्व कर चुके हैं हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये लिख लो, लास्ट है अपना, खत्म होता है इसके बाद। एक क्वेश्चन बचा है, हाँ एक क्वेश्चन वो भी सेम है, वही डिमांड फोरकास्टिंग का है, डिमांड फोरकास्टिंग का ही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, देखो ना, डिमांड फोरकास्टिंग का ही क्वेश्चन है, देखो ये लास्ट डिमांड फोरकास्टिंग का ही क्वेश्चन है। फ्रेश वेयर क्लोथिंग, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। मंथ से कंफ्यूज मत हो, मंथ से कुछ लेना देना नहीं है। सॉल्व करा दो भैया, सॉल्व कराना है क्या 28? चलो पीओई क्यू में दिया है, कर सकते हैं, बोलो बोलो, टाइम तो है उतना, 10 मिनट लगेगा मैक्स। कराना है तो बोलो, नहीं कराना है तो होमवर्क ले लोगे तो ठीक है।
कराना है, ठीक है, चलो लेट्स सी। चलो करते हैं, चलो करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चंस कर लेने चाहिए इसके भी। ठीक है, एक्स दिया हुआ है 1 2 4 3 10 एंड 4, ठीक है। वाई है 18 23 32 28 38 एंड 29। समीशन ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ वाई निकाल लो, निकाल दो गाइस। 3 7 10 20 24, समीशन ऑफ एक्स इज 24, ठीक है। कैलकुलेट करो, थोड़ा मदद करो मेरे को कैलकुलेट करने में गाइस, थोड़ा सा मदद करो, कर ही सकते हो यार, गरीब की थोड़ी मदद कर दो, दुआ लग जाएगी। 29 168, समीशन ऑफ वाई इज 168, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते थे, एक्स स्क्वायर निकालते थे, एक्स वाई। ये झूठ मूठ का क्वेश्चन करा रहे हो, आपको पता है ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी करा रहे हो आप लोग। पीवाई क्यू अभी जस्ट आया है दिसंबर 25 में, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि डिमांड फोरकास्टिंग से तो क्वेश्चन अगर आया तो ये मेथड से तो अब पूछ भी सकते हैं, अब वो इंस्टीट्यूट के ऊपर है यार, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है। पिछले बार बोला था कि डिमांड फोरकास्टिंग आएगा, आया। अब इस बार बोलूंगा नहीं आएगा, आ गया, तो फिर आप लोग चिल्लाओगे कि थोड़ा प्रिडिक्शन रेट सही चलाता हूँ, ठीक है। चलो भाई, नो वरीज। 16, सो आ गया 116 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 146, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 146। एक्स वाई निकालो, एक्स वाई निकालो आप लोग। एक्स वाई 18 46 32 into 4 is 128, 28 into 3 is 84, 380 and 29 into 4 is 116, 18, so 772, summation of xy is 772, ठीक है। बना कि नहीं भाई, अब इसको रिग्रेशन इक्वेशन लगाना है, उससे पहले हमें फॉर्मूला लगाना होगा समीशन ऑफ वाई एंड समीशन ऑफ एक्स वाई का। फॉर्मूला लगा लो, बताओ फॉर्मूला बताओ, समीशन ऑफ वाई एंड समीशन ऑफ एक्स वाई का, याद भी है कि नहीं? ठीक है, बताओ गाइस। फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया, मैं भूल गया गाइस, मैं भूल गया फॉर्मूला। आप लोग बताओ, लास्ट क्वेश्चन है भाई, अब तो फॉर्मूला बता दो यार, अब इसके बाद नहीं बताओगे तो कब बताओगे? चलो, नैना ने बोला प्लस बी समीशन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स वाई बताओ, एक्स वाई बताओ। चलो अब आ रहा है आंसर, अब आ रहा है। हाँ, फॉर्मूला तो याद करना ही है ना, ये तो ऑब्वियस ऑब्वियस सा है कि फॉर्मूला याद करना ही है, ठीक है। ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। अब इसको पुट कर दो, वैल्यूज आ जाएगा, सारा वैल्यूज निकाल दिया, पुट करने का खेल है बस, करो। इतना इजी आप लोगों ने मेरा कराया ना क्वेश्चन, मेरा अब दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। 6 है, 6a प्लस, बहुत इजी था, कुछ था नहीं, जो लोग बोले ना कि सर थोड़ा इसमें है कुछ कुछ, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। 6 से मल्टीपल है डायरेक्ट, वर्कबुक में तो एटलीस्ट ऐसा तो क्वेश्चन देखे थे जो मल्टीपल नहीं था, ये डायरेक्ट मल्टीपल है। झूठ मूठ का करा दिया आप लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बार बार सुनाऊंगा ये कि आप लोगों ने झूठ मूठ का, ये 46 है, हाँ, 6 और बी में डिफरेंस थोड़ा देख लेना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, लिख लो बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 ना, वी गेट 168 into 4, so 672 equal to 24a plus 24 into 4, 96b, ठीक है। 772 24a plus 146b, ठीक है। ये तो इतना इजी है कि कैलकुलेशन तक आ जा रहा है, ये दिसंबर 25 में अगर किसी ने गलत करके आया होगा मैं उसको मारूंगा जूते से, जूते से मारूंगा। बी इजी आ गया, 2 बिना कुछ कैलकुलेटर का यूज किए बी का वैल्यू आ गया मोस्टली, ठीक है। अब इसको बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, ये किसने बोला था भैया एडजस्टमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, कौन था ये बच्चा? अब तो चैट भी शायद ऊपर चला गया होगा, वो तो खत्म हो जाता है ना, चैट डिसअपियर हो जाते हैं। अगर मिल गया ना अभी, नहीं है, नहीं है, बच गया। ध्रुव ने बोला था,
ध्रुव भाई देख लो, मेरे क्लासमेट्स ऐसे रहते तो मैं तो क्लास छोड़ देता भाई। मेरे क्लासमेट ऐसे सारे ने फील्डिंग सेट कर दी धूप की मिलके कि सर इसने बोला था, सर ये है, यही है सर, इसको फांसी चढ़ा दो, फांसी में लगा दो फांसी में चढ़ा दो सर उसको, उसने बोला था। देख लो भाई, मेरे क्लासमेट्स ऐसे रहते ना तो मैं तो छोड़ देता भाई, उनसे बात भी नहीं करता, उनसे बात भी नहीं करता। यूनिटी रहनी चाहिए क्लासमेट में, टीचर का क्या है बोलते रहते, यूनिटी रहनी चाहिए, यूनिटी नहीं है। यूनिटी क्या, वो बचपन में डायलॉग था ना, वो भूल गया मैं, कुछ तो था, वही वही समझ लो आप लोग, जो आप समझ रहे हो। छी यार छी, तुम लोगों को यूनिटी पे शर्म, ये क्वेश्चन कराना शर्मनाक बात नहीं है, क्वेश्चन तो चलते रहता है, ओएम का पार्ट चलते रहता है, यूनिटी नहीं है। नहीं बोलना चाहिए था आपको नाम, मैं अभी डिसअपॉइंटेड हूं, अभी रियल में डिसअपॉइंटेड हूं मैं कि यूनिटी नहीं है। आप लोगों ने ध्रुव की फील्डिंग सेट कर दी, बोली यही लड़का था सर, इसको मारो, आप घर जाके मारो। एड्रेस दो, ध्रुव आई थिंक जयपुर से है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी वी गेट इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ ए। इक्वेशन 1 कहाँ है हमारा, 168 इक्वल टू 6a प्लस 24 इंटू 248, 6a प्लस 48 160, इधर आ जाएगा हमारा, सॉरी 168, a इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 6, कट जाएगा 20 आ जाएगा। बिना कैलकुलेटर के वैल्यूज आ रहे हैं इसमें, किसी ने मुझे बोला रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर दो इसको, रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर दो, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू a20 प्लस 2bx। इतना इजी था, किसने पूछ दिया था भाई ये क्वेश्चन? अच्छा सॉरी, वो तो पता चल गया। मैं तो भाई छोड़ देता भाई, मैं तो पढ़ाई ही छोड़ देता, मैं तो ग्रुप 2 लेफ्ट कर जाता अभी, ऐसे ऐसे अगर मेरे पास दोस्त रहते ना, जितने आप लोगों ने 6 महीने ऑलमोस्ट एक साथ बिताए, और लास्ट में आपको धोखा मिल जाए तो आप क्या करोगे? मर जाओगे। मैं तो सच में बता रहा हूँ भाई, मैं अगर रहता तो मैं तो छोड़ देता भाई, मैं तो बोलता ना, मेरे से ना हो पाएगा भाई, ऐसे कैसे कर सकता है यार कोई। देखो हमने रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, अब बोल रहा है कि डेट रीचेस 5 करोड़ इंप्रेशंस फोरकास्ट देयर एक्सेप्टेड मंथली सेल्स। 5 करोड़ का अगर मेरा सेल्स होगा तो इसका मंथली सेल्स निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू 5 है, एड इंप्रेशंस हमारा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 5 दिया हुआ है, सिंपल सा है यार, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगर 5 है, बिना कैलकुलेटर का निकलने वाला है 10 30, देख लो 30 आंसर है क्या, 30 करोड़। हाँ सॉरी वैल्यूज लिखना भूल गया था, 30 करोड़। ये किसने भाई, धुर भाई, लेकिन सच में यार ठीक किया आपके क्लासमेट्स ने आपके साथ, ठीक किया, सही किया। ऐसा क्वेश्चन आपने बोला कि नहीं सर कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, क्या है, ये सब देख के कंफ्यूज हो गए क्या? अरे भाई खुद से बना के तो देखते। ठीक किया आपके आपके क्लासमेट के साथ, मेरे भी क्लासमेट्स ऐसे रहते हैं तो मैं तो खुद फांसी में, खुद जाके गोली चला देता उसके ऊपर। ये क्वेश्चन के लिए इससे ऊपर ऊपर मैंने हार्ड हार्ड क्वेश्चंस होमवर्क दे दिए, और ये क्वेश्चंस आपने मेरे से बनवा दिया जिसमें मुझे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल बहुत कम जगह करना पड़ा है सबमिशंस निकालने के अलावा, सारे वैल्यूज ऐसे निकल गए। ठीक किया आपके साथ, रोना आ गया ये क्वेश्चन। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो यहाँ तक हमारा 28 तक ही लास्ट था, 28 तक हमारा खत्म हुआ। थ्योरी का पोर्शन 1 घंटे बाद लेते हैं, 4 थ्योरी के क्वेश्चन है, इजी इजी है, थ्योरी का पोर्शन 1 घंटे बाद लेते हैं, ठीक है? तब तक ले ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। और रिकॉर्डेड वालों आपको मर्ज करके मिल जाएगा, 1 घंटे 10 मिनट का ऑलमोस्ट लेक्चर हुआ है, उसमें भी आपको आपको मर्ज करके मिल जाएगा, ठीक है गाइज, लव यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। चलो गाइज, चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी स्टार्ट करते हैं अब अपन, ठीक है? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है अपना भैया, एमक्यूपी में आया हुआ है, ठीक है? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस सर्व्ड बाय एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। वो वाली एमआरपी मत समझ लेना, मैंने पहले ही बोला था, वो वाली मत समझ लेना। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का आपको कुछ फंक्शंस बताने, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि एमआरपी से होता है। उससे पहले आपको समझना होगा कि भैया एमआरपी क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती क्या है। कोई बताना चाहेगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहता है कि आपको कितने क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का सबसे प्राइम एग्जांपल है ईओक्यू। ईओक्यू सॉल्व किए हैं क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल में सॉल्व किए होंगे हमने ईओक्यू के क्वेश्चंस, ठीक है? तो एमआरपी कहता क्या है कि कितना क्वांटिटी में मंगाना है, कितना क्वालिटी रहना चाहिए उसका, और कब हमें चाहिए, ठीक है? क्योंकि मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट हमें कब कब पड़ेगी, इसका एक प्रॉपर प्लान बनाना, ठीक है? इससे होता क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब आपने समझा दिया कि भैया कितना मटेरियल चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, कितने डेट्स को चाहिए, ठीक है? इसका जरूरत क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी मुझे आवश्यकता क्या है एमआरपी करने की,
कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसको क्यों जरूरत पड़ती है एमआरपी की, ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की। आइए वही इस क्वेश्चन में पूछा है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरपी देखते हैं। इन्वेंट्री रिडक्शन। इन्वेंट्री रिडक्शन मतलब ईओक्यू क्या बोलता है कि एक बार में जो आप सामान मंगा के रख लेते हो ना, वो मत करो। एक बार में जो सामान मंगा के आप रख लेते हो, उससे आपका क्या बोलता है, सीसी मतलब कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो इन्वेंट्री रिडक्शन बोलता है, मतलब सॉरी एमआरपी बोलता है कि सबसे पहला उसका फंक्शन है वो इन्वेंट्री को कम करने में मदद करता है। क्योंकि आपको पता है कि अनटिल एंड अनलेस एक पर्टिकुलर लेवल तक आपका स्टॉक नहीं पहुंच जाता, आप अगले बार उसको ऑर्डर नहीं करोगे, ठीक है। तो जितना कम स्टॉक मंगाओगे उतना कम आपका खर्चा लगेगा स्टोरेज का। तो सबसे पहला प्राइम एग्जांपल क्या हो जाता है, इन्वेंट्री रिडक्शन। एमआरपी डिटरमाइंस हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये पहले बता देता है कि आपके इस प्रोडक्ट को, इस कैलकुलेटर को बनाने में इतने प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उतना ही मंगाओ। झूठ मूठ का एकदम बड़े बड़े चीज, बड़े बड़े इन्वेंट्री रखे गया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, नहीं करना है। तो पहला इन्वेंट्री रिडक्शन आपको समझ में आया कि आप फालतू की चीजें मत मंगाओ यार, इतना भरो मत सारी चीजों को, ठीक है। जितना काम है उतना ही मंगाओ, एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाएगा। जैसे ईओक्यू का एक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल तक पहुंचता था, उसके बाद फिर से आप रीऑर्डर कर लो, ठीक है। दूसरा बोलता है रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी लीड टाइम। लीड टाइम क्या बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, जब से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद से जब तक कस्टमर के पास तक नहीं पहुंच जाता, मैन्युफैक्चरिंग टू डिलीवरी लीड टाइम मतलब कस्टमर तक जब तक नहीं पहुंच जाता, इसका टाइम कम कर देता है। टाइम कैसे कम कर देता है, सबसे बड़ा सवाल है, टाइम कैसे कम कर देता है भैया, ठीक है। ये कहता है मान लो कस्टमर को 30 जून को प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को 30 जून तक प्रोडक्ट चाहिए। अब आपको पता है कि अब बैक कैलकुलेशन स्टार्ट कर दोगे करना, ठीक है। बैक कैलकुलेशन एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इसको समझाने के एग्जांपल ले रहा हूं। आप बैक कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आपको पता है कि 30 जून को चाहिए उनको प्रोडक्ट, आप बैक कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए कि इतने देर में मेरा प्रोडक्ट बनेगा, इतने दिन में मेरा प्रोडक्ट पैक होगा, इतने देर में मेरा प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से उसको सेकेंडरी प्राइमरी पैकिंग जो भी है एडवर्टीजमेंट में लगेगा, इतनी सारी चीजें मुझे करनी है, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोसेस रहता है प्रोडक्ट में, आप बैक कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 20 जून तक से मुझे स्टार्ट करना होगा प्रोडक्शन। उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते ना, उससे कम कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप स्टार्ट कर दो, वेल एंड गुड। सो ये क्या बोला, रिडक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी लीड टाइम्स। मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी का जो लीड टाइम है, इसको कम करने में मदद करता है। आप पहले से ही स्टार्ट कर दियो, आप 5 तारीख से ही स्टार्ट कर दिए, भैया जरूरत ही नहीं है, 10 दिन में मेरा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, आप क्यों 1 महीना लगा रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा एमसीक्यू के लिए जितने लोग हैं वो एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, उसके लिए। समझ रहे हो ना, बैकवर्ड प्लानिंग, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी लीड टाइम, समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, रियलिस्टिक डिलीवरी कमिटमेंट्स। रियलिस्टिक, आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट, एमआरपी क्या बोलता है कि इतना आपको पता चल जाएगा कि आपको बनाने में 10 दिन लग रहा है, मुझे 10 डेज लग रहे हैं। सो अगले बार अभी आप मेरे से आओगे पूछने कि भैया आप कितने देर में अंकित बिस्किट्स प्रोवाइड करोगे, मैं कहूंगा 10 दिन भाई, 10 दिन। तो मैं कमिटमेंट दे रहा हूं ना आपको, मुझे थोड़ी, मैं अंदाजे थोड़ी बोल रहा हूँ, आंख बंद करके थोड़ी बोल रहा हूँ हाँ 10 दिन, नहीं। मैंने कुछ किए होंगे, एमआरपी से मुझे पता लगा होगा कि भैया 10 दिन लगेगा मुझे, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना। बाय यूजिंग एमआरपी प्रोडक्शन कैन गिव मार्केटिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट लाइकली डिलीवरी टाइम टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स है उनको मैं टाइम दे सकता हूँ कि 10 दिन में आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, आप लेके चले जाना, सिंपल, ठीक है। चौथा पॉइंट बोलता है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, एमआरपी बताती है कब कितनी क्वांटिटी चाहिए, कहां पे चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीजें एमआरपी डिसाइड करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बहुत हाई एफिशिएंट लेवल पे होने लगता है ना, वैसे वैसे इंप्लॉइज मोटिवेट होते रहते हैं। इंप्लॉइज मोटिवेट होते हैं, वो अच्छे से काम करने लगते हैं, उनको पता है कि भैया इतनी देर में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मुझे नहीं दिन भर का काम करना है, इतने देर में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं चिल करूंगा। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ने लगता है कि हाँ ठीक है, इतना ही काम है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक एफिशिएंसी बढ़ाने में, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। सो 4 चीजें हमने पढ़ी, पहला इन्वेंट्री रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन में मदद करता है, फिर लीड टाइम आपको पता करने में मदद करता है, वो बैकवर्ड कैलकुलेशन से, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना बैकवर्ड कैलकुलेशन सेकंड पॉइंट में। दूसरा रियलिस्टिक, आप टाइम दे सकते हो, डिलीवरी टाइम, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, किसका किसका एफिशिएंसी बढ़ सकता है, लेबर्स का एफिशिएंसी बढ़ सकता है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है, ऑर्डर प्लानिंग एंड कंट्रोल, आप ऑर्डर को प्लान कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आज ऑर्डर आया, आपको पता है कि मेरा 10 दिन में बन जाएगा, आपने ऑर्डर किया, आपने, कौन ऑर्डर कर रहा है बताओ, कोई ऑर्डर करना चाहेगा। मान लो साक्षी और आयुष ने, दोनों ने ऑर्डर किया, साक्षी और आयुष ने दो ने ऑर्डर किया। साक्षी ने बोला भैया मुझे 10 दिन में चाहिए प्रोडक्ट बन के, मुझे
10 दिन में प्रोडक्ट बन के चाहिए। आयुष ने बोला भैया मैं आराम से आता हूँ, 1 महीने बाद आता हूँ, ठीक है। तो मैं अर्जेंट में किसका बनाऊंगा? साक्षी का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट बनाने में 10 दिन लेगा, 10 दिन लग गया, ठीक है। तो ऑर्डर प्लान हम कर रहे हैं कि पहले किसका बनाना है, बाद में किसका बनाना है, कंट्रोल कर रहे हैं उसको, ठीक है। व्हेन टू रिलीज ऑर्डर्स एंड फॉर व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब आयुष अगर उससे पहले भी कोई आ गया, उससे पहले भी मान लो वेद आ गया, वेद उससे पहले आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं पहले बना लूंगा उसका प्रोडक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आयुष को तो अभी देने में टाइम है ना भाई। तो साक्षी से के बाद वेद का बना लूंगा। सो इससे मैं प्लान कर सकता हूं। अगर मुझे नहीं, मैं एमआरपी, मुझे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता रहता, मैं बोलता अरे साक्षी का ऑर्डर आया, उसका ऑर्डर आया, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, ये प्लान में नहीं कर पाता अच्छे से। समझ रहे हो ना इस चीजों को आप? ठीक है ना? हाँ, उसके बाद क्या बोलता है, प्रायोरिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रायोरिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल वही बताया, साक्षी का प्रायोरिटी में मुझे रखना होगा, क्योंकि उसको 10 दिन के अंदर ही सामान चाहिए, तो उसको मुझे जल्दी प्रोवाइड करना पड़ेगा चीजें, ठीक है। प्रोविजन ऑन बेसिस फॉर प्लानिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एंड डेवलपिंग अ ब्रॉड बिजनेस प्लान्स। एक बिजनेस प्लान बनाने में मदद करता है कि मेरा 10 दिन में बन रहा है, तो मैं आगे भी उसी तरीके से ऑर्डर्स लूंगा, आगे भी उसी तरीके से मैं काम करूंगा, ठीक है। क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? और ये चारों पॉइंट्स इजी है, लिख सकते हो एग्जाम में, इतना भी हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। समझ में आया गाइस? समझ में आया? एमआरपी रिडक्शन, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये एमक्यूपी में ये भी पूछा है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट। इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट, लेआउट मतलब पहले पता है क्या आपको? लेआउट मतलब कि आप मशीन्स वर्कर्स मटेरियल को किस तरीके से अरेंज करोगे ताकि आपका काम स्मूथ हो सके। लेआउट का मतलब क्या है? आप मशीन्स, वर्कर्स और मटेरियल्स को किस तरीके से प्लान करोगे कि आपका जो काम है वो बहुत स्मूथ तरीके से हो सके। फॉर एग्जांपल, एक लेआउट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बता रहा हूं। मान लो मेरा ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट सी है एंड ये डिपार्टमेंट डी है, ठीक है। और फिर ये डिपार्टमेंट ई है। ये 5 मेरे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है। बट मुझे एक ए के बाद काम पड़ता है सी का, ए के बाद मुझे बी का काम नहीं पड़ता, ए के बाद बी का काम नहीं पड़ता। अल्फाबेट्स में मत जाओ, मैं बस बता रहा हूं। ए के बाद मुझे जरूरत पड़ता है सी का, तो मुझे जाना कितनी दूर पड़ता है? देखो यहां से ऐसे जा रहा हूं, फिर यहां पे आ रहा हूं सी का, ठीक है। सी के बाद मुझे जरूरत पड़ता है बी का, फिर यहां सी को ले जाके फिर बी पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। फिर बी के बाद मुझे पड़ता है ई का, फिर ई पे लेके आ रहा हूं। ई के बाद जरूरत पड़ता है डी का, फिर डी पे लेके आ रहा हूं। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है पता है आपको? कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है। ऐसा जनरली होता है। मान लो मेरा फर्नीचर का है, मेरा कटिंग का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, शेप उसको इधर दे रहा हूँ, शेप उसको इधर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा पॉलिश वॉलिश इधर लगा रहा हूँ। सोचो कितना मेरा काम घूम रहा है, जो कि घूमना नहीं चाहिए था। अगर मैं अच्छे तरीके से लेआउट सेट करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से लेआउट सेट करूं, मान लो मैंने ए के बाद बोला था सी ना, ए के बाद मुझे सी की जरूरत है, तो मैं सी यहीं लगा दूंगा, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ई, फिर डी। अब मैं एकदम प्रॉपर ये रख चुका हूं कि मुझे ए के बाद सी की जरूरत है, तो मैं ए के बाद सी पे चला जाऊंगा, सी के बाद बी पे चला जाऊंगा, बी के बाद ई के पे चला जाऊंगा, ई के बाद डी पे। ये क्या है? ये लेआउट का प्लानिंग है। तो मशीन पे भी प्लानिंग होता है, मटेरियल्स पे भी प्लान होता है कि मटेरियल मेरा किस किस अनुसार से जाएगा। लेबर्स पे भी प्लानिंग होती है कि कौन सा लेबर कौन सा काम करेगा। सो लेआउट सब चीज को इंक्लूड कर देता है। क्या क्या चीज को एक बार मेरे साथ बोलेंगे? मशीन्स, वर्कर्स, डिपार्टमेंट्स, सब चीज को इंक्लूड कर देता है, ठीक है। ये बोलता है इस सब चीजों का प्रॉपर अरेंजमेंट रखोगे ना, तो आपका कंपनी जो है स्मूथ मक्खन की तरह चलेगा, ठीक है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। इसका इंपॉर्टेंस पूछा है, तो पहला इंपॉर्टेंस है अवॉइडेंस ऑफ बॉटलनेक सेंटर। बॉटलनेक सेंटर मतलब जो अपना मिनिमम कैपेसिटी जो प्रोवाइड करता है, मिनिमम सिस्टम का जो कैपेसिटी, जो सिस्टम का कैपेसिटी को कम कर रहा है, उसको हम बॉटलनेक बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे आप लोग बताओगे बॉटलनेक कौन सा है। 100, एक सेकेंड ना, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, सॉरी सॉरी वेट अ सेकेंड, 200, 220, 240, 250 सॉरी, एंड 150 एंड 200। कौन सा बॉटलनेक सेंटर है हमारा? बताओ कौन सा बॉटलनेक सेंटर है? कौन सा बॉटलनेक सेंटर है? ई, ऑब्वियसली ई बॉटलनेक सेंटर। क्यों? क्योंकि ये पूरे सिस्टम का कैपेसिटी रोक दे रहा है भैया। सो इसको कम करने में मदद करता है हमारा लेआउट। हमें पता है कि ई काम कर रहा है, सो लेआउट को हम अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे ताकि ई पे ज्यादा कम लोड जाए ई पे, और बाकी सारे लोग अच्छे एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। तो बॉटलनेक हटाने में मदद करता है। अगर मेरा सीक्वेंस में डाला हुआ है, हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरा ई है ना, पैकिंग जो डिपार्टमेंट है ना मेरा, वही सबसे कमजोर है,
ठीक है। सो बॉटलनेक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात, bottleneck refers to any place in production process where materials tend to pile up or produce at rate speed less rapid than previous subsequent operations. less rapid मतलब यहाँ 250 चल रहा था, यहाँ 150 चल रहा है, less rapid than previous subsequent operations. ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एंड कॉस्टली चेंजेस। आप झूठ मूठ का चेंज कर रहे हो ये दिखाने के लिए मैं कितना फैंसी हूं, तुम मेरा देखो तो। ठीक है, अ प्लान लेआउट अवॉइड्स फ्रीक्वेंट चेंजेस व्हिच आर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट्स इन द लेआउट वुड हेल्प इन अवॉइडेंस ऑफ रिविजन्स। ये क्या बोल रहा है, आप झूठ मूठ का ये कर रहे हो कि ए को आप यहां लेके जा रहे हो, बी को इधर लेके आ रहे हो, झूठ मूठ का चेंज कर रहे हो। ये बोल रहा है अननेसेसरी चेंज मत करो। बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गया कि ई को नजदीक में लाना है तब करो, तब करो, लेकिन अननेसेसरी चेंजेस मत करो। ठीक है, ये लेआउट प्लानिंग आपको बताता है कि अननेसेसरी क्या है, नेसेसरी क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल क्या बोलता है, बेटर प्रोडक्शन इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ राइट टाइप। जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वही बनाओ और जिस टाइम पे चाहिए वही बनाओ। मैं एक प्रैक्टिस बैच लेके आया, मान लो मैं इसको 11 जून से आपका एग्जाम है, 11 जून को ही लॉन्च करता, बोलता हेलो गाइस मैं अंकित चौधरी आपके लिए लेके आ चुका प्रैक्टिस बैच। आप बोलोगे भैया 4 घंटे में एग्जाम देने जाना है, 2 बजे से मेरे पेपर है, आप 10 बजे ये वीडियो लॉन्च कर रहे हो, तो राइट टाइम पे भी प्रोडक्ट देना पड़ता है और रीजनेबल कॉस्ट में भी देना पड़ता है। ये 3 चीज का तो बहुत ज्यादा हम लोग जिक्र किए हुए हैं। ठीक है, राइट प्रोडक्शन, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एट राइट प्लेस, ये तो बहुत ज्यादा जिक्र किए हुए हैं। ठीक है, सो एक गुड लेआउट बोलता है गुड प्रोडक्शन कंट्रोल एंड प्रोवाइड्स द प्लांट कंट्रोल ऑफिसर्स विद अ सिस्टमैटिक बेसिस अपॉन विच अ बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। ये बोलता है एक सिस्टमैटिक हम कंट्रोल आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको पता रहे कि कब क्या काम चल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तीसरा पॉइंट बोलता है बेटर सुपरविजन। ये क्या बोलता है, गुड प्लांट लेआउट इंश्योर बेटर सुपरविजन इन 2 वेज। आप सुपरवाइज अच्छे से कर पाओगे। अब आप सब कुछ सीक्वेंस में कर दिए, अब आप सब कुछ सीक्वेंस में कर दिए, आप जिसको सुपरविजन का कंट्रोल दोगे वो तो ठीक से ही सुपरविजन करेगा ना। अब ए यहां है, बी 2 किलोमीटर के बाद है, वो 2 किलोमीटर जा रहा है देखने सही चल रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं चलता। सो एक जगह पे सब कुछ है तो सिस्टमैटिक कंट्रोल आप बना रहता है। ठीक है, एक जगह पे हो तो आपका सिस्टमैटिक कंट्रोल बना रहता है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी हैंडल बाय ए सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स को हैंडल कर सकता है, ये सब सुपरविजन में हमें हेल्प होती है। ठीक है, अनेबलिंग द सुपरवाइजर टू गेट अ फुल व्यू ऑफ एंटायर प्लांट एट वन ग्लैंस। मतलब अगर सुपरवाइजर यहां है तो एक व्यू में वो सब कुछ को देख पा रहा है। ठीक है, ये गुड प्लांट लेआउट की बहुत बड़ी खासियत होती है कि एक टाइम पे एक वन ग्लैंस पे वो सब कुछ को देख पा रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इकोनॉमीज इन हैंडलिंग। ये क्या बोलता है, अगर आप मटेरियल कॉस्ट को कम कर दो ना तो आपका 30-40% काम आसान हो जाता है। नियरली 30 and 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर अकाउंटेड फॉर मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल ही तो सबसे महंगा आता है, मटेरियल ही तो महंगा आ रहा है सबका सबसे। मान लो ये जो कैलकुलेटर आया होगा इसको बनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा ना, इसका जो इनर मटेरियल है, ये प्लास्टिक की बॉडी है, ये बटन है, यही सब तो महंगा आया होगा ना, ऑब्वियसली यही सब महंगा आया होगा भैया। ठीक है, सो अगर आप इसको कंट्रोल कर लिए एक अच्छे लेआउट की मदद से, आप बॉटलनेक को आइडेंटिफाई कर पाते हो, आपको पता है कि वेस्टेज कहां हो रहा है, अगर आप उसको कम कर लिए तो 30-40% आपका कॉस्ट कंट्रोल होने में मदद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल एरिया। आपके पास जो एरिया है, जो आप इतने बड़े एरिया में काम कर रहे थे, इसको आप क्या किए, एक लाइन पे कर दिए। इससे जितना आपका एरिया बचा उसको आप रेंट कर सकते हो, उसको आप किसी और प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो। सो बहुत ज्यादा एरिया भी बच जाता है। एफिशिएंट यूज ऑफ एरियाज, एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, वही बात हो गई। ठीक है, जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। तो ये क्लियर है कि नहीं, इतना पॉइंट भी आप लिख दोगे तो एग्जाम के लिए सफिशियंट है। बट अब आगे पढ़ेंगे आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, इंप्रूव्ड इंप्लॉय मॉरल। अगर आप इंप्लॉय को अच्छे अच्छे जगह पे दोगे, अच्छी अच्छी चीजें दोगे, बोलोगे कि हाँ भाई इंप्लॉय तुम इस बार बहुत अच्छा काम किया, ये बॉयज यस लेट्स गो, यू हैव डन इट वेरी वेल, लेट्स गो बॉयज। इंप्लॉय खुश हो जाएगा, बोलेगा ओ वाओ, मुझे बोल रहे हो, थैंक यू सो मच, लव यू। ठीक है, सो इंप्लॉय क्या होता है, इंप्लॉय मॉरल इज अचीव्ड व्हेन वर्कर्स आर चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट। इंप्लॉय का मॉरल बढ़ता है कि यस यार बहुत अच्छा कर रहे हो, कम ऑन लेट्स गो बॉयज यस। ठीक है, तो वो भी थोड़ा बोलेगा यार क्या बोल रहा है यार, तारीफ कर रहा है ये, तो उसका थोड़ा मेंटल कंडीशन क्या होगा, ठीक हो जाएगा। बोलेगा हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा रेपुटेशन मिल रहा है, मुझे थोड़ी इज्जत मिल रही है। ठीक है ना, improved quality control, timely execution of order will be meaningful when the quality of output is not below expectations. Quality of input output वो below expectations के नीचे obviously नहीं रहता है। जब इतने सारे आप प्रोसेस किए हो, सारे मशीन्स को अरेंज करके रखे हो अच्छी जगह से, सो जो आपका क्वालिटी वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया? उसके बाद बोलता है मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट। बड़ी-बड़ी मशीन मत ले आओ। आपको बनाना है एक छोटा-सा बॉल, आप ले एकदम ब्लंडर मशीन्स, एकदम तगड़े-तगड़े मशीन्स ले आए, बोले ये इसी से काम होगा आप। क्योंकि मुझे दिखाना है लोगों को कि मैं कितना मशीन्स अफोर्ड कर सकता था। इतना मत करो। इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्लान्ड मशीन्स बैलेंस एंड लोकेशंस। ठीक है? प्लान कर लो, शिफ्ट्स में काम करा लो अलग-अलग। ठीक है? एक मशीन से उसको अलग-अलग शिफ्ट में काम करा लो। सो बहुत सारी चीजें होती है इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको गाइस? ठीक है, उसके बाद बोलता है मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डिले। जो प्रोडक्शन में डिले हो रहा है, आपका अगर सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा है तो आपका प्रोडक्शन डिलेज कम हो जाएगा। ठीक है, रिपीट ऑर्डर एंड न्यू कस्टमर विल बी रिजल्ट ऑफ प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। एवरी मैनेजमेंट ट्राई टू कीप द डिलीवरी शेड्यूल्स बाय मिनिमाइजिंग डिले। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट में डिलीवरी में डिले कर दिए, अगर मैं प्रैक्टिस बैच आपको टाइम पे नहीं देता, तो आप क्या बोलते? नहीं यार, ये लोग टाइम पे नहीं देते यार, अंकित भैया टाइम पे नहीं देते यार सारी चीजें, अब मैं नहीं लूंगा इनसे। ठीक है, ये होता ना आपके मन में आता, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आ जाती है यहाँ पे। इंप्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, अभी बोला था लेबर खुश हो जाए तो जीवन में भाई वो बहुत अच्छे तरीके से बोलेगा नहीं नहीं अब मुझे इस कंपनी के लिए काम करना है, तो उसका आइडल टाइम कम हो जाएगा, स्मूथ वर्क फ्लो बढ़ जाएगा। आइडल टाइम जैसे कम होते जाएगा, वर्क फ्लो ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट। आई होप सो ये आपको क्लियर है। ठीक है, क्लियर है गाइस? उसके बाद आ जाओ अपन क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, आ जाओ। द प्लांट लेआउट सिलेक्टेड इन कॉन्फॉर्मिटी विथ लेआउट प्रिंसिपल शुड बी एन आइडल वन। इन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट पूछा है। प्रिंसिपल ये देखो, दिसंबर 24 का क्वेश्चन है ये, दिसंबर 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा पानी पीने का समय दे दीजिए मुझे प्लीज। दिख रहा है आपको? दिसंबर 24 का क्वेश्चन है ये। आ जाओ, क्या बोल रहा है? The layout selected in conformity with layout principles should be an ideal one. These principles are aligned as under. Principles basically principles of layout principles के बारे में बात कर रहे हैं। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवल। ये क्या बोलता है? जो मशीन्स को आप इधर उधर रखे थे ना, वही सेम क्वेश्चंस के बारे में बस प्रिंसिपल पूछा है। वहां ऑब्जेक्टिव पूछा था, फंक्शन इंपॉर्टेंस पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है बस बस प्रिंसिपल्स बता दो। तो पहला बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमम ट्रेवल। कितना ट्रेवल कर रहा है मेरा, ए से सी जाना था ना, तो देखो कितना मिनिमम ट्रैवल, पहले इतना ट्रैवल करना पड़ता था, अब कितना मिनिमम ट्रैवल कर दिया। ठीक है, मेंस एंड मटेरियल शुड ट्रैवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑपरेशन सो एज टू अवॉइड वेस्ट ऑफ लेबर टाइम एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। देखो मिनिमाइज लेबर टाइम, लेबर अगर ए से सी मान लो बहुत दूर है, वहां पैदल चल चल के जा रहा है, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल तो खुद से चल के नहीं जाएगा, उसको किसी को लेके जाना होगा या मशीन से भेजोगे आप, सो उसका खर्चा भी तो होता होगा ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, वो भी कम करना है। और एक तो लेबर का टाइमिंग भी कम का हो जाएगा अगर पास पास में आ जाए तो। लेआउट अगर आपका अच्छे से डिजाइन है तो सब कुछ पास में आ जाएगा, सो उसका ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाता है। सो वही पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल। सारे प्रिंसिपल्स आपको लिखने होंगे। देख लो 24 अटेम्प्ट भी बहुत दूर हो चुका है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, सो पहला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, कि टाइम कम करना है। ठीक है, टाइम कम से क्या हो जाएगा? लेवर्स का एफर्ट कम लगेगा, लेवर्स का टाइम बचेगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम होगा। देखो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ पहले क्या बोला? मेंस एंड मटेरियल शुड लेवर द शॉर्टेज डिस्टेंस। इससे क्या होगा? मिनिमाइज द कॉस्ट हैंडलिंग और अवॉइड लेबर वेस्टेज एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में आपने रख लिया कि पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके बाद ये कट होगा, कटिंग होगा, ठीक है, उसके बाद ग्राइंडिंग होगा, उसके बाद पॉलिशिंग होगा, उसके बाद ये पैकिंग होगा। मान लो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये बोल रहा हूँ एक सीक्वेंस में रखना है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस मतलब मशीनरी एंड ऑपरेशन शुड बी अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। एक सीक्वेंस में कि मुझे पता है इसके बाद यही होना है, तो इसको बगल में रखो ना। अगर मुझे पता है कि रॉ मटेरियल के बाद प्रोसेस होने वाला है, तो प्रोसेसिंग का जितने भी पार्ट्स प्रोसेस है उसको बगल में रखो। क्यों आप इंग्लैंड भेज दिए उसको? तो कोई फायदा नहीं है। सो एक बोल रहा है एक सीक्वेंस में प्रॉपर रखो। ठीक है, उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल ऑफ यूजेस। ये क्या बोलता है? यूटिलाइजेशन। एवरी यूनिट ऑफ अवेलेबल स्पेस, सॉरी स्पेस का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेस सुधार लेना। ठीक है, शुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज। बोल रहा है जितने भी स्पेस हैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, खाली मत छोड़ दो। अभी जैसे मैंने इससे पहले वाले में एग्जांपल लिया था कि इतने बड़ा जगह को हमने कैप्चर कर रखा था, ऐसे गोल गोल रानी गोल गोल पानी खेल रहा था। अब जो हमने सीक्वेंस में लाया, ऐसे लाया, सो इधर की जगह खाली है, इधर की जगह खाली है, सो इसको कुछ अच्छे तरीके से यूज कर लो। ठीक है, अच्छे तरीके से यूज कर लो, नहीं तो कुछ सीएसआर में हेल्प कर दो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ठीक है, जैसे टाटा वगैरह करती है,
पेड़ वेड़ लगा दो अच्छे से, ठीक है, घूमने वूमने की जगह बना दो, कुछ कुछ तो करो जीवन में, क्यों खाली छोड़ दिए हो? तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, कि ट्रैवल कम करना पड़े, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूजेस, यहीं पे याद करो, ठीक है। ये क्या बोलता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हो, बस ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सब आप अपने एग्जाम्पल से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस, दिस शुड बी हार्मोनियस फ्यूजन इन ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स सो दैट फाइनल लेआउट लुक्स वेल इंटीग्रेटेड एंड कॉम्पैक्ट। ये बोला कि आप इस तरीके से उसको प्लान करो ना, जो फाइनल जो आपका लेआउट निकले ना, वो एकदम लगे कि हाँ वेल इंटीग्रेटेड, मतलब एकदम इसके बाद ना कुछ चेंजेस कर सकता हूं मैं, एकदम प्रॉपर इंटीग्रेटेड वे में, एक प्रॉपर सुंदर वे में प्रेजेंट करो आप उसको, ठीक है। फाइनल लेआउट लुक्स वेल इंटीग्रेटेड एंड कॉम्पैक्ट, मतलब कि इसके हाँ एकदम प्रॉपर यूटिलाइज कर दिया आपने रिसोर्सेज, कि बी के लिए सी के लिए इतना ही जगह छोड़ा, ना इससे ज्यादा छोड़ा ना कम छोड़ा, जितना चाहिए था कॉम्पैक्टनेस, जितना चाहिए था उतना ही छोड़ा गया, ठीक है। समझ में आया? पहला क्या था? मिनिमम ट्रेवल, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा यूजेस, चौथा कॉम्पैक्टनेस, पांचवा क्या आ जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन। अगर इंप्लॉय सेफ फील कर रहा है ना, तो अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेगा। अब आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इंप्लॉयज के ऊपर हेलमेट नहीं है, ऊपर काम चल रहा है, ऊपर काम चल रहा है, इंप्लॉय नीचे काम कर रहा है, प्लस्तर वगैरह का काम कर रहा है, उसके मन में हमेशा डर बना रहेगा, अरे भाई ऊपर से ईंटा गिरा, माथा फट जाएगा, सर फट जाएगा, मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो उसको हमेशा डर बना रहेगा, तो वो एक करेगा ऊपर देखा, एक करेगा ऊपर देखा, ये स्मूथ तरीके से काम कर पाएगा क्या? नहीं। सो पहले इंप्लॉइज का सेफ्टी पे ध्यान दो, सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फाई, अरे ऊपर से गिर जाए गिर जाए गिर जाए गिर जाए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, सब मोह माया है। देखो यहाँ पे कौन सी मोह माया की बात चल रही थी भाई, पढ़ा रहा था, ऐसे ऐसे बच्चों को तो लेके बैच खत्म कर रहा हूँ, बताओ, ऐसे ऐसे बच्चों को लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, द लेआउट शुड कंटेन बिल्ट इन प्रोविजंस फॉर सेफ्टी फॉर द वर्कमैन, जो लोग काम कर रहे हैं उसको थोड़ा अंदर से लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं सेफ हूं यहाँ पे, ये नहीं कि बना रहा हूं बम ब्लास्ट हो खत्म, तब तो हो गया, तब तो वो अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या बोलता है? द लेआउट शुड परमिट रिविजन्स विथ लीस्ट डिफिकल्टी एट मिनिमम कॉस्ट। आप मशीन्स को इस तरीके से पुट मत कर दो कि उसको उखाड़ ही ना पाओ। मान लो ये मशीन खराब हो गया, या मान लो ये प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, अब मुझे चेंज करना है, या तो मशीन चेंज करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, तो मुझे ये मशीन चेंज करना है, या मान लो इसको रिप्लेस करके दूसरा लाना है, तो क्या मेरे पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं चेंज कर सकता हूं? या तो आपने एक बार इतना बड़ा गड्ढे करके उसको गाड़ दिया कि आप उखाड़ ही नहीं पा रहे हो। सो क्या बोल रहा है? लीस्ट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी होगी, आप उतने बड़ी मशीन को हटाओगे तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन बहुत कम डिफिकल्टी में आपको उसको हटाना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एकदम बड़े बड़े मशीन, वही बात वाजी, एकदम फिक्स्ड कैपिटल, एकदम मत दिखाना कि एकदम मैं ही तो हूँ राजा, बादशाह हूं मैं, बादशाह, अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाहों का बादशाह, मैं ही खर्च कर रहा हूं मशीनरी पे पैसा, नहीं, एकदम लीस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करो, जितना आपको लग रहा है इतना चाहिए इतना ही खर्च करो, ज्यादा खर्च मत करो, ठीक है। तो सात कौन कौन से? मिनिमम ट्रैवल, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा यूजेस, चौथा सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन, नहीं नहीं, चौथा कॉम्पैक्टनेस, पांचवा सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन, छठा फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये सात याद कर लेना, ठीक है, ठीक है ना गाइज। इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 24, ये चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ चुके थे, फिर भी यहाँ पढ़ेंगे। अलाइन द मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मेजर डिसीजन एरियाज अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये डिसीजन एरियाज के बारे में पूछ लिया, जून 25 का ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो एमक्यूपी की थ्योरी देखे, दो पीवाईक्यू की थ्योरी देखे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, द मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट आर अलाइंड बिलो। पहला तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो कि क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, मैं क्या बनाऊं, आप बताओ, मैं क्या बनाऊं, मैगी बनाऊंगा, आज मुझे मैगी बनाने का मन है, आज मुझे मैगी बनाने का मन है, तो मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया कि मैं मैगी बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन, फैसिलिटी लोकेशन मतलब आपका लेबर कहां से आएगा, कैसे लेबर चाहिए आपको, ठीक है। आपका मार्केट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मार्केट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सबसे मेजर फैक्टर ये मार्केट से डिस्टेंस। आप इतने गांव में भी अपना फैक्ट्री मत खोल दो कि वहां लेबर भी नहीं मिल रहा है, ना रॉ मटेरियल मिल रहा है, ना अच्छे सप्लाई है, ना ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है। सो पहला हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, दूसरा हमने फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्ट किया, फिर डिमांड देखो, डिमांड है उतना, मैगी ऑलरेडी चल रहा है, जो आप अंकित मैगी बनाने का सोच रहे हो, ठीक है, उतना डिमांड है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, फ्यूचर डिमांड बगल में लिखते जाना, बुक है ना आपके पास, सबके पास, यहाँ तो मोस्टली लोगों के पास है, अगर रिकॉर्डर वाले आपके पास बुक है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप कॉपी में लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। सो फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट किया आपने, फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट किया, ठीक है। उसके बाद बोलता है प्रोसेस सिलेक्शन एंड लेआउट डिसीजन, प्रोसेस सिलेक्शन बोलता है मशीन्स को आप सिलेक्ट करो,
मशीन अब कौन सा लगेगा आपको, मशीन सिलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे याद रहेगा, ये सीक्वेंस याद नहीं रहेगा, ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा, आप लिख के रख लो, ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे मैगी नहीं पसंद है, मैंने आपसे पूछा, पूछा मैंने आपसे, पूछा कि आपको मैगी पसंद है कि नहीं, मैं बना रहा हूं, आपको खाना है, ठीक है। बचपन में अच्छा लगता था, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद कैपेसिटी, मतलब कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब कितना कैपेसिटी में आपको बनाना है, कितना क्वांटिटी में आपको बनाना है। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी कि आपको कितना बनाना है। उसके बाद आ जाता है आपका, देखो, एग्रीगेट प्लानिंग एंड एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। आप प्रोडक्शन को शेड्यूल कर दो, ठीक है, कि आपको कितना टाइम लगेगा इसको प्रोडक्ट बनाने में, इसका रॉ मटेरियल में इतना टाइम लगेगा, फिनिश में इतना, पैकिंग में इतना, आपका सारा प्रोडक्शन शेड्यूल मेंटेन है, ठीक है। आपने सब कुछ टाइम बना दिया है। एग्रीगेट प्लानिंग बोलता है लॉन्ग टर्म चलाना है, शॉर्ट टर्म चलाना है, अभी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कर रहे हो या लंबे समय के लिए चलाना है, ठीक है। भैया ये अगर बैच नहीं करूं तो, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये सब आपको करके जाना है भाई, नहीं करके जाओगे बहुत लग जाएंगे आपके एग्जाम में। अब आप ये भी, आप अगर रेगुलर लेक्चर करके जा रहे हो, मैं ये करा रहा हूं, अगर मैं नहीं इंपॉर्टेंट रहता मैं क्यों कराता, आप बताओ, कराना जरूरत था क्या मुझे, सब कुछ करा दिया था ऑलरेडी, ये अगर लेके आ रहा हूं तो आपके भलाई के लिए लेके आ रहा हूं ना भाई, आप बताओ, ठीक है। उसके बाद बोलता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ये बोलता है कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे प्रोसेस को हम प्लान करें, ट्रांसपोर्टेशन मतलब डिलीवरीज को कैसे प्लान करें, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन के कैसे रिसोर्स को इफेक्टिव यूटिलाइज करें, ठीक है। सारे प्लानिंग के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है गाइज, समझ में आया गाइज, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। उसके बाद बोलता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलता है स्टॉक को कंट्रोल करके रखना, कितना स्टॉक आपके पास है अभी, कितना स्टॉक है, कितना इन प्रोग्रेस है, ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, आपने दिशा में हमने आपको पढ़ाया होगा ब्रांच अकाउंटिंग में, स्टॉक इन ट्रांजिट, ठीक है। उसके बाद आता है सप्लायर सिलेक्शन एंड सोर्सिंग, सप्लायर्स को सिलेक्ट करो। आप ऐसे भी सप्लायर मत लो कि आने में ही 10 दिन लगा दे रहा है, अच्छे सप्लायर्स लो। सप्लायर्स में पहले आपको क्या देखना होगा, पहले तो आपको देखना होगा क्वालिटी, पहले आपको देखना होगा क्वालिटी, दूसरा आपको देखना होगा उसका कॉस्ट कितना है, कि कॉस्ट मार्केट से ज्यादा नहीं ले रहा ना। तीसरा आपको देखना होगा डिलीवरी टाइम, सब कुछ ठीक है, अगर डिलीवरी ही लेट दे रहा है तो क्या फायदा, ठीक है। ये 3 चीज आपको सप्लायर में देखना होगा, लिख रहे हो ना, ये सब लिख रहे हो ना, आपके लिए लिखा रहा हूं, देख लो। फिर उसके बाद बोलता है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को प्लान करो, प्रोसेस इतना ऐसा प्रोसेस आप प्लान करो कि वेस्टेज कम हो, सो लेस वेस्टेज पे फोकस करो, क्योंकि आपको एक एक लाइन लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे पॉइंट्स लिखे होगे तो 7 मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। बट ये सजेस्टेड, इंस्टीट्यूट का ये सजेस्टेड आंसर था इसलिए मैंने डाला है, बट फिर भी मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि एक एक लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी किस हिसाब से रहनी चाहिए, उसको आप मेंटेन, मतलब उसको और अच्छा करने के लिए क्या आप कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक बार जो आपने निकाला वो बेस्ट नहीं होगा, आपको पता है कि पहली बार आप बेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको उसको कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाना है, कस्टमर को क्या क्वालिटी देनी है, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में, प्रिवेंटिव वर्सेस ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव वर्सेस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, कि या तो मैं प्रिवेंशन लूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर लूं, या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे फोकस करूं, ठीक है। ये 2 मेंटेनेंस। उसके बाद वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस मेरा कहां रहेगा, मार्केट से कितनी दूर रहेगा ताकि कस्टमर को इजिली पहुंच सके। ट्रांसपोर्टेशन मतलब डिलीवरी टाइम्स के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। उसके बाद बोलता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या बोलता है कि मान लो कस्टमर को पसंद नहीं आया, मुझे रिटर्न करना है, तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स वही हो गया, रिसाइकल करने के लिए वो रिवर्स लॉजिस्टिक्स आता है, ठीक है। इन एडिशन एन ऑपरेशन मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब फंड्स को कैसे मैनेज करना है, फंड्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। स्किल मैनेजमेंट, लेबर्स के स्किल को कैसे इनहेंस करना है, ठीक है। यही सब चीजें थी, यही सारी चीजें थी। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको 24 भी, ठीक है। चलो गाइज इट्स डन, तो थ्योरी चैप्टर 2 का यही हमारा खत्म होता है, फिर अपने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।